पिछले एपिसोड के अंत तक हमने देखा लोएंड ने एक बहुत शानदार घर बना दिया है जो कि अंदर की साइड से गर्म रहता है, जिसे देखने के लिए काफी सारे लोग उस जगह पर आते हैं। और जब वो घर के अंदर से बाहर निकलते हैं तब लोएंड उनके सामने अपनी कंपनी का प्रमोशन करने लगता है। वैसे इस सब का कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बाहर के साइड में जितने भी लोग निकलते हैं वो पहले तो खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही लोएंड को अपने सामने देखते हैं सब के सब काफी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी लोएंड के ऊपर 1% का भरोसा नहीं है। इसी समय लोएंड की फादर आर्कस की उस जगह पर एंट्री होती है। वो लोएंड को पकड़कर अपने इस महल के अंदर लेके आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। फैमिली के ऊपर पहले काफी सारे खतरे आ चुके हैं, लेकिन इन खतरों को ठीक करने के लिए लोएंड को कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए, बल्कि सब कुछ अपने फादर आर्कस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आर्कस सब कुछ ठीक कर देगा, कुछ टाइम के अंदर फैमिली वापस से स्टेबल हो जाएगी। ये सुनकर लोएंड को अपने ओरिजिनल फादर की याद आने लगती है, जो कि मेन वर्ल्ड के अंदर था। वो भी उससे यही सिम लेने का करता था। इसके बाद में वो यहाँ जाने लगता है और जाते हुए अपने फादर से कहता है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको अपने ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत लेने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहने के बाद में लोएंड, जो कि असली में साहो है, वो अपने ओरिजिनल फादर को याद करने लगता है और सोचता है, काश कुछ साल पहले मैंने ये बात अपने फादर को कही होती। उस टाइम पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं उनसे ये कह सकूं कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इस बार मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने कह दिया है मैं सब कुछ ठीक करूंगा तो करके रहूंगा। इसके बाद में वो इस महल से बाहर निकलने लगता है और सोचता है सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। जब उस टाइम पर मैं उस घर के पास में था तो मुझे काफी सारे ऑर्डर मिले। जितने भी लोग उस घर से बाहर निकल रहे थे मैंने उन सभी से सेम वैसा ही घर बनाने के लिए कहा है। इस तरीके से मुझे 32 स्टाइल ए के ऑर्डर मिले हैं, जिसके अंदर मुझे पूरा का पूरा घर बना के देना है। और 57 स्टाइल बी के ऑर्डर मिले हैं, जिसके अंदर मुझे उनके बने हुए घर को ही ठीक इस तरह से मॉडिफाई करना है कि उनका घर पूरी तरह गर्म हो जाए। इन शॉर्ट मुझे स्टाइल बी के अंदर 57 लोगों के घर को रिनोवेट करना है। ये करने के लिए टोकन मनी के रूप पर मैं उनसे पहले ही आधा पैसा ले चुका हूँ, जिसकी मदद से बड़ी आसानी से कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन के रिक्वायर्ड रिसोर्सेज भी इनसे आ जाएंगे। ये सब सोचते हुए लोएंड यहाँ जा रहा होता है, तभी सामने की तरफ से उसे दो बंदे वहाँ पर आते दिखाई देते हैं। इन दोनों को देख के लग रहा है ये जमींदार है और ठीक ठाक से अमीर है। ये दोनों के दोनों लोएंड के एकदम सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लोएंड भी इनके पास से गुजर जाता है और सोचने लगता है ये दोनों यहाँ पर मेरे इस महल के अंदर है, मैं फ्रंटेरा फैमिली का प्रिंस हूँ, इसके बावजूद भी इनमें से कोई भी मेरे सामने ग्रीट नहीं कर रहा। ये तो मेरी इंसल्ट है। तभी लोएंड थोड़ा ठीक से इन दोनों को दिखता है और फिर शायद से थोड़ा बचन जाता है। सोचने लगता है शायद से ये वही तो नहीं। इसके बाद में हम इस रूम के अंदर का सीन देखते हैं। ये आर्कस का ऑफिस है, जिसके अंदर ये दोनों बंदे घुस जाते हैं। इनमें से एक आर्कस से बोलने लगता है, आर्कस अब तुम्हें कितना टाइम लगेगा, हमने तुम्हें काफी लंबे टाइम पहले पैसे दिए थे, तुम्हारी टाइम अवधि भी खत्म हो चुकी है। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें 5 दिन का टाइम दिया गया था जो कि पूरा हो चुका है। अब बताओ हमारे पैसे कहाँ पर है, तुम किस तरीके से हमारा पेमेंट करने वाले हो। यहाँ पर एक बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो, अगर तुमने दोबारा से पीछे हटने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, हम कोई एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएंगे। ये सुनकर आर्कस के पास में कुछ जवाब नहीं होता, वो बस शांति से इन सभी की बातें सुनता रहता है। पहला जमींदार बोलता है, आर्कस तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी जुबान क्यों नहीं चल रही, उस टाइम पर तो तुम बड़ा बड़ा बोल रहे थे, लेकिन अब तुमसे कुछ कहा नहीं जा रहा। इस तरीके से शांत रहने से कुछ भी काम नहीं होगा, तुम्हें किसी भी तरीके से हमारे पैसे तो लौटा नहीं होंगे। तुम्हारे पास में ये इतना बड़ा महल है, इस महल की अगर तुम कुछ चीजें बेच दोगे तो तुम्हारे पास में इतना पैसा आ जाएगा कि तुम हमारा पेमेंट कर सको। ये दोनों जमींदार जब लोएंड के फादर से इस तरह से बात कर रहे होते हैं, तब इस टाइम पर लोएंड गेट के पास से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो ये सब कुछ देख के परेशान नहीं है, बल्कि उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वो सोचने लगता है ये सभी लोग एकदम सही टाइम पर आए, और फिर इसके बाद में ये हल्की स्माइल एक इविल स्माइल बदल जाती है। फिर वो आगे सोचता है, अब जब ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ से हम कुछ मिनटों बाद देखते हैं लोएंड आराम से अपने रूम के अंदर बैठा हुआ है। उसके सामने एक स्क्रीन विंडो है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे पास में टोटल 36 आरपी पॉइंट्स है। इन्हें देखकर लोएंड सोचने लगता है मेरे पास में आरपी पॉइंट्स काफी ज्यादा हो चुके हैं। ये सब कुछ जीवियर वजह से हुआ है। उसके मन में मेरे लिए जो भी फीलिंग्स थी, वो मेरे बारे में जितना भी नेगेटिव सोचा था, वो अब थोड़ा कम हो चुका है। और इसके अलावा उस पब ओनर और उसकी मदद से भी मुझे थोड़े बहुत आरपी पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन अब मेरे सामने एक सवाल है, मैं इन आरपी पॉइंट्स का करूँ क्या, मैंने किस तरह से यूज कर सकता हूँ। लोएंड के इतना कहने के साथ में उसे दोबारा से एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है तुम इन आरपी पॉइंट्स को स्किल सीखने में यूज कर सकते हो। लोएंड कहता है, सिस्टम तुम अभी तक के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब मैं तुमसे इस सवाल पूछूं, तुम्हें खुद से मुझे ये बताना चाहिए था। इसके बाद में दोबारा स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है मुझे कुछ भी सिखाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम्हें कौन सी चीज कब बतानी है, अगर तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत है तो सारा काम खुद से कर दो। ये सुनकर लोएंड थोड़ा घबरा जाता है। वो जल्दी से उसे रोकते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझे बताओ क्या कैसे करना है, कभी कभी मैं जोश में थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ, मुझे माफ कर दो। लोएंड की ये बात सुनकर वो सिस्टम मान जाता है और उसके बाद में लोएंड के आसपास में एक गोला टाइप कुछ बन जाता है जो कि उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा है। और जब सिस्टम लोएंड की बॉडी को स्कैन करना शुरू करता है तो पता चलता है लोएंड के पास में पहले से ही थोड़ी बहुत स्किल्स है। ये सारी स्किल्स लोएंड की नॉलेज से आई है। ये सारी की सारी वो नॉलेज स्किल है जो कि लोएंड को ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर इंजीनियरिंग करने से मिली है।
लेकिन लोएंट के लिए इनमें से किसी भी स्किल की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सीखने के लिए उसे किसी भी सिस्टम की जरूरत नहीं है। वो पहले ही ये सब कुछ जानता है। इसलिए इन सारी स्किल्स का ये नाम देखने के बाद में वो जल्दी सिस्टम से कहने लगता है, ये तुम क्या कर रही हो, मेरे पास में पहले से स्किल है, मुझे इससे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी से कोई ऐसी स्किल दिखाओ जो कि मेरे काम आ सके। सिस्टम कहता है, तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से अभी तुम्हारे पास में 2 स्किल के ऑप्शन है। फर्स्ट है बेसिक सर्विंग, जिसके लिए तुम्हें 15 आरपी पॉइंट्स चाहिए, और दूसरी स्किल है बेसिक डिजाइन, जिसके लिए तुम्हें 20 आरपी पॉइंट्स चाहिए। ये देखकर लोएंट सोचने लगता है, मेरे पास में 2 स्किल्स के ऑप्शंस है, मुझे नहीं पता इन स्किल से होगा क्या, लेकिन चलो छोड़ो जाने दो, मैं दोनों स्किल सीख लेता हूँ। इसी के साथ में लोएंट बिना ज्यादा सोचे दोनों स्किल्स के ऊपर क्लिक कर देता है और उसे तुरंत ही दोनों स्किल्स आ जाती है। जैसे ही स्किल सीखने की ये प्रोसेस शुरू होती है, उसकी आंखों के अंदर बहुत ही दर्द होने लगता है। आंखों के अंदर से एक ग्रीन रंग की लाइट बाहर निकलती है। इसके बाद में वो जल्दी से अपने कमरे की खिड़की के पास में आता है, बाहर तो देखने लगता है। उसे बाहर का पूरा एरिया जिस स्कैनर को दिखाई दे रहा है, ये है लोएंट की बेसिक सर्विंग स्किल, जिससे वो एक ब्लॉक ऑफ एरिया को अच्छे से स्कैन कर सकता है, पता लगा सकता है यहाँ पर क्या क्या है। इसके बाद में वो दोबारा से अपने रूम के अंदर आता है और दूसरी स्किल को चेक करने लगता है। इसका नाम है बेसिक डिजाइन, जिसकी मदद से लोएंट हाथों से हवा में केवल डिजाइन बना सकता है। इस स्किल की मदद से लोएंट के लिए किसी बिल्डिंग का डिजाइन बनाना काफी आसान हो चुका है। वो बड़ी आसानी से हवा में किसी बिल्डिंग का एक 3D स्ट्रक्चर बना सकता है। ये दोनों स्किल लोएंट को काफी ज्यादा खुश कर देती है। वो सोचने लगता है, दोनों ही काफी शानदार है, अगर ये दोनों स्किल मेरे पास में है तो काफी सारे काम काफी जल्दी हो जाएंगे। नॉर्मली इस तरह के डिजाइन को क्रिएट करने में काफी लंबा टाइम लगता है, अब वो टाइम मेरा कम हो जाएगा। इसके कुछ मिनटों बाद में लोएंट दोबारा से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो एक जगह बैठ के सोचने लगता है, मेरे पास में 2 नई स्किल्स तो आ चुकी है, लेकिन इन स्किल्स का मैं करूंगा क्या, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास में केवल JVR है जो कि किस तरीके से मेरी मदद कर रहा है। उसके सामने भी मेरे कुछ खास इमेज नहीं है। अकेले JVR की मदद से ही मैं इस जगह पर कितना कंस्ट्रक्शन कर लूंगा। मुझे कम से कम एक ऐसे व्हीकल की जरूरत है जिससे कंस्ट्रक्शन को कई फास्ट किया जा सके, कोई कंस्ट्रक्शन मशीन। काश मेरे पास में ऐसा कुछ होता। अपने किसी स्किल की मदद से मैं इस जगह पर कंस्ट्रक्शन मशीन को समन कर पाता। इसी समय सिस्टम की बीप की आवाज आती है। वो कहने लगता है, क्या सच में तुम किसी को यहाँ पे समन करना चाहते हो जो कि तुम्हें मदद कर सके। ये सुनकर लोएंट तुरंत सिस्टम तो दिखने लगता है और फिर से कहता है, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। सिस्टम कहता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, तुम्हें बस आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। अगर तुम एक सही अमाउंट में आरपी पॉइंट्स खर्च कर देते हो तो उसके बदले में तुम्हें एक पार्टनर मिल जाएगा जो कि तुम्हारी मदद करेगा। लोएंट कहता है, तुम सिस्टम की ये चीज बहुत ज्यादा बेकार है, हर चीज तुम मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हो। ये एक तरीके से एक ऐड है जिसमें तुमने मेरे सामने एक नए पार्टनर को एडवर्टाइज कर दिया है और अब मुझे उसे हासिल करने के लिए एक कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। इसके बाद में सिस्टम विंडो चेंज होती है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हें रैंडमली कोई चीज मिलेगी, मतलब तुम्हारा पार्टनर पूरी तरीके से रैंडमली होगा। हर एक बार स्क्रॉल व्हील घुमाने के लिए तुम्हारे पास में 50 आरपी पॉइंट्स होने चाहिए। और ये सुनने के साथ में लोएंट का मुंह पूरी तरह उतर जाता है। वो गंदा सा मुंह बनाते हुए कहने लगता है, क्या सच में 50 आरपी पॉइंट्स, मेरे पास में तो केवल एक ही बचा है। इसके बाद में वो सोचने लगता है, मैं यहाँ पर क्या क्या समन कर सकता हूँ। अगर मैंने इसका यूज कर लिया तो ऐसा हो सकता है कोई शानदार ड्रैगन, कोई मॉन्स्टर या फिर कोई ताकतवर सा उड़ने वाला यूनिकॉर्न टाइप का कोई मॉन्स्टर मेरे लिए समन हो जाए। अगर सच में मैं इस चीज के अंदर कामयाब हो जाता हूँ तो इन सभी को मैं एज ए मशीन यूज कर सकता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर मेरी काफी मदद कर देंगे और भी कई जगह है जहाँ पर मैं इनकी मदद ले पाऊंगा। ये सोचने के साथ में लोएंट की आंखें दोबारा चमकने लगती है। उसके सामने अब एक नया गोल है। वो सोचने लगता है, अब मुझे किसी भी तरीके से आरपी पॉइंट्स जितने हो सके उतने ज्यादा इकट्ठा करना है और ये करने के लिए मुझे वही करना है जो कि अब तक मैं करता आया हूँ। मुझे सबके सामने अपनी इमेज उतारना होगा। यहाँ से हम दोबारा से इस ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों जमींदार अभी भी है। ये दोनों ही दोनों आर्कस के सर पे चढ़ के बैठ गए। इनमें से एक बोलने लगता है, आर्कस मुझे पता है तुम्हारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तुम्हारी खामोशी ने ये चीज बता दी है। तो अब एक अच्छा जमींदार होने के नाते मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ जिसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। मैंने सुना है तुम्हारे स्माइल के अंदर काफी सारी लड़कियां हैं, दासियां हैं, और इसके अलावा तुम्हारी वाइफ तो है ही, तो कैसा रहेगा तुम इन सभी को मेरे पास में भेज दो। तुम्हारे पास में इस टाइम पर पैसों की कमी है, तो मुझे यकीन है ये सब के सब यहाँ पे अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे होंगे। मेरे घर पर मैं इन सभी को बहुत अच्छी तरह रखूंगा, इन सभी के साथ में काफी अच्छा ट्रीट किया जाएगा। ये सुनकर आर्कस को बहुत गुस्सा आता है। वो इससे कहने लगता है, तुम्हारी मत किस हुई मेरे घर की औरतों के बारे में इस तरह से बात करने की, केवल इसलिए क्योंकि मैंने तुम थोड़ा कर्जा ले रखा है। इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे बारे में या फिर मेरे घर के लोगों के बारे में कुछ भी बोलोगे। इसी समय लोएंट इस जगह पहुंच जाता है। उसके पास में एक छोटा सा बैग है। इसके बाद में वो इस लैंडलॉर्ड के कंधे के ऊपर अपना हाथ रख देता है। लोएंट का इस तरीके से इस लैंडलॉर्ड की चिपकना इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये जल्दी से उस साइड में धक्का देते हुए कहने लगता है, ए तुम कौन हो, इस तरीके से मुझे चिपकने की कोशिश मत करो। तभी आर्कस बोलता है, लोएंट तुम यहाँ पर क्यों आए। जी सुनकर जमींदार समझ जाता है असल में ये बंदा आर्कस का ही बेटा है। जाके बोलने लगता है, अच्छा तो तुम हो लोएंट फ्रंटेरा, जिसके बारे में हमने इतना नाम सुना है। तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता है कि तुम कितने बड़े नाकारा हो। वैसे तुम्हें पता है ना हम कौन है, हमें छूने की भी तुम्हारी हैसियत नहीं है। यहाँ पर इस जगह पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है जिसके अंदर तुम्हें शामिल नहीं होना चाहिए। यहाँ से चले जाओ। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं जाते हो तो तुम्हें सजा मिल सकती है।
तभी लोएंड बोलता है, एक मिनट रुको, मुझे सजा मिलेगी मेरे घर में होने के लिए। तुम्हें पता है ना, ये मेरा घर है, ये मेरे घर का मेरा ऑफिस है, यहाँ पर तुम हो जो कि बिना बुलाए घुस आए हो। बताओ मुझे कि तुम्हारे पास में कोई अपॉइंटमेंट लेटर है। ये सुनने के साथ में एक ही सेकंड के अंदर इन दोनों जमींदारों का मुंह उतर जाता है। ये कहने लगते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर। लोएंड कहता है कि तो इस बारे में नहीं पता, तुम तो बहुत बेवकूफ हो। ये फ्रंटियरा फैमिली का घर है, हम इस विलेज के नोबल मैन है। यहाँ पर किसी के पास में भी इतना राइट नहीं है कि वो हमारी परमिशन के बिना फ्रंटियरा हाउस के अंदर घुस सके। लेकिन तुमने ये हिम्मत कर दी है। आर्टिकल 6 के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि विलेज के नोबल मैन के घर के अंदर कोई भी ऐसे बिना बुलाए नहीं घुस सकता और उनसे तू तो आगे से बात तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन अब तक या तुमने जिस भी तरीके से हमसे बात की है वो सब तो बहुत ही ज्यादा बुरा था। तुम्हें एक बड़ी सजा दिलाने के लिए इतना भी काफी है। जमींदार बोलता है, क्या कह रहे हो तुम? इस तरह कोई भी नियम नहीं है, हमने कहीं पे भी इस तरह कुछ देखा ही नहीं। लोएंड कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुमने इस नियम को नहीं देखा, इसका मतलब ये नियम है ही नहीं। एक मिनट यहीं रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। जेवीआर अंदर आओ। जी सुनने के साथ में ही जेवीआर उस ऑफिस के अंदर एंटर करता है। उसके पास में उसकी स्वॉर्ड भी है। इसके तुरंत बाद लोएंड के चेहरे के ऊपर उसकी आइकॉनिक इविल स्माइल आ जाती है। वह कहने लगता है, जेवीआर आगे बढ़ो और इन दोनों के हाथ काट दो। जिसको जेवीआर बिना किसी भी स्क्रीनशॉट के तेजी से इन दोनों बंदों की तो बढ़ने लगता है। यहाँ पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है और क्या गलत। लोएंड ने कह दिया है किसके ऊपर अटैक करना है तो बस आगे बढ़ रहा है। और ये देखकर ये दोनों जमींदार वो तो डर जाते हैं। ये कहने लगते हैं, क्या कर रहे हो तुम इस तरीके से हम पर अटैक नहीं कर सकते। केवल इस बंदे ने कहा है इसलिए हम पर अटैक कर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वहीं पर रुक जाओ। सेम ऐसे ही दूसरे जमींदार की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। वो कहने लगता है, यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है? केवल हम यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए, इसकी वजह से ही तुम लोग मेरे हाथ काट दोगे। ये सब कुछ किसी भी तरीके से सही नहीं है, यहाँ पर हमारे साथ में गलत हो रहा है। लोएंड कहता है, क्या सही है और क्या गलत अभी पता चल जाएगा। जेवीआर तो आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल मत सोचो। इन दोनों के दोनों हाथों काट दो, उसके बाद में क्या होगा वो हम देख लेंगे। ये सुनने के साथ में जेवीआर की स्वॉर्ड पूरी तरह भरा जाती है। उसके चेहरे के ऊपर एकदम न्यूट्रल रिएक्शन होता है, जिन्हें देखकर इन जमींदारों का डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इनका डर इतना बढ़ जाता है कि अभी यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए ये आखिरी के अंदर लोएंड को धमकी देता है। यहाँ से भागते हुए वो लोएंड को धमकी देता है, ये चीज बिल्कुल मत सोचना कि आज तुम यहाँ पे बच गए। तुमने हमारी जो इंसल्ट किया है इसका बदला तो हम तुमसे लेके रहेंगे, तुम्हें इसका सबक सिखाया जाएगा। दूसरा जमींदार बोलता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़का जरूर सबक सीखेगा। आज की भी इस हरकत के लिए इसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। इसी के साथ में इस ऑफिस का गेट बंद होता है। ये दोनों जमींदार यहाँ से भाग चुके हैं। लोएंड का प्लान यही था, इन दोनों को डराकर यहाँ से भगा देना। इसके बाद में वो जेवीआर से बोलता है, जेवीआर बहुत अच्छे। इसी के साथ में लोएंड को उम्मीद होती है कि उसे अब अपने फादर से थोड़ी बहुत तारीफ मिलेगी, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। आर्कस बोलने लगता है, लोएंड, जेवीआर ये तुम दोनों ने किया क्या? तुम जानते भी हो कि दोनों जमींदार कितने बड़े। आगे की लाइन बोलने से पहले ही आर्कस की आवाज थोड़ी कम होती है। वो आगे बोलता है, कमीने थे, आज तुमने जो कुछ भी किया है इसके बदले में हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी समय लोएंड आर्कस की टेबल के ऊपर एक बोरी रख देता है जिसके अंदर काफी सारे कॉइन्स है। वो इन्हें आर्कस दिखाते हुए कहने लगता है, मैं इसे आपको थोड़ा बाद में देने वाला था जब मैं इन सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट कर देता, लेकिन अब मुझे लगता है यही आपको इसे देने का एकदम सही टाइम है। इन पैसों की मदद से आप बड़े आसानी से मंथली इंटरेस्ट दे सकते हैं। आर्कस कहता है, ये पैसे ये तुम्हारे पास में कैसे आए? कहीं इस तो नहीं तुमने हमारे विलेज के अंदर रहने वाले सभी लोगों को लूट लिया और उनसे जबरदस्ती ये पैसे निकला के लाए हो। लोएंड ये बहुत ज्यादा घटिया हरकत है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, जाओ जाकर इन्हें लुटा के आओ। तभी जेवीआर बोलता है, मास्टर आर्कस इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं है। मास्टर लोएंड ने ये सारे पैसे बड़ी ईमानदारी से हासिल किए हैं। इन्होंने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली है, उस कम करने से पहले ये पैसे उन्हें एडवांस में मिले हैं। यहाँ पर मैं मास्टर लोएंड के साथ में हूँ, मैं इस चीज को इंश्योर करूंगा कि इन्होंने जो भी जिम्मेदारी ली है उसे अच्छी तरह से निभाएं, सारे ऑर्डर अच्छी तरह कंप्लीट हो। ये सुनने के साथ में ही आर्कस के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरे बदल जाते हैं। लोएंड सोचने लगता है, क्या बात है, जेवीआर ने केवल एक बार बोला और मेरे फादर के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरे बदल गए। इनको जेवीआर के ऊपर बहुत भरोसा है, अपने खुद के बेटे से भी ज्यादा। इसके बाद में लोएंड और जेवीआर दोनों से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने पर जेवीआर लोएंड से पूछता है, ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम्हें इस नियम के बारे में कैसे पता था? इस तरह के नियमों को रूल बुक के एकदम एंड में लिखा जाता है, तुम्हें ये पता है? यार इसका मतलब तुमने उस बुक को पूरी से पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मैंने तुम्हें कभी भी कोई बुक पढ़ते हुए नहीं देखा। लोएंड बोलता है, तुझे तो सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने इस नियम को ऐसे कहीं पे सुन लिया था। वैसे असल में लोएंड ने इस नियम को कहीं सुना नहीं, बल्कि इस नॉवल के अंदर से पढ़ा है। अगर ये स्टोरी पूरी तरीके से नॉवल के साथ चलती तो आगे जाकर इस नियम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। जब लोएंड के फादर और मदर दोनों सुसाइड कर लेते, उसके बाद जेवीआर इन दोनों की लाश के पास में खड़ा होता और उसी टाइम पर इन दोनों जमींदारों की दोबारा से एंट्री होती कि यहाँ पर आकर इन दोनों की बॉडीज को यहाँ से ले जाने की कोशिश करते, क्योंकि उन्हें इन दोनों के ऑर्गन्स को बेचकर अपने लोन की कीमत अदा करनी थी। और ये अब तक की पूरी सीरीज के अंदर इन दोनों जमींदारों की सबसे घटिया हरकत होती, जिसके ऊपर जेवीआर इनके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो इन दोनों से कहने लगता है, आर्टिकल 6 एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से तुम जैसे कोई बंदे किसी भी नोबल मैन के ऊपर इस तरीके का इल्जाम नहीं लगा सकते, ना ही उसी को इंसल्ट कर सकते हो। तुमने इनके ऑर्गन्स की बेचने की बात करके इनकी इंसल्ट कर दी है, जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, तो जेवीआर एक ही स्वॉर्ड अटैक इन दोनों के ऊपर करता है और एक ही झटके में दोनों जिम्मेदारी गर्दनें कट जाती है। इसके बाद में जेवीआर के ऊपर एक काफी लंबा कोर्ट केस होता है, लेकिन जेवीआर इससे फ्री हो जाता है।
क्योंकि आर्टिकल 6 सच में एग्जिस्ट करता है। ये सोचते हुए लोएंड काफी खुश होता है। वो सोचा लगता है आगे जाकर ये नॉवल पूरी बदलने वाली है। स्टोरी बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कंटेंट तो सेम रहेगा और ये सब कुछ मुझे पता है, इसका मैं बहुत फायदा उठा सकता हूँ। जैसा कि एक फायदा मैं अब उठाने वाला हूँ। मुझे एग्जैक्टली पता है अब कुछ सेकंड के अंदर मेरे सामने एक स्क्रीन विंडो शो होगी। लोएंड के तस्वीर के साथ में एक स्क्रीन विंडो सच में शो हो जाती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हें टोटल 60 आरपी पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब तुम्हारे पास में 61 हो चुके हैं। ये देखने के साथ में लोएंड के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। वह कहता है यानी कि इसका मतलब मेरा प्लान अच्छी तरह वर्क कर रहा है। अब मैं चाहूँ तो उसे समन कर सकता हूँ। यहाँ से हम कुछ देर बाद से देखते हैं एकदम अंधेरा हो चुका है। एक ग्राउंड के अंदर हमारे हीरो लोएंड, ये नाम लेना अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है, इसलिए लियो एक ग्राउंड के अंदर खड़ा होता है। इधर देखते हुए कहने लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, एकदम अंधेरा हो चुका है, अपने प्रोसेस को मैं अब शुरू कर सकता हूँ। मॉन्स्टर को समन करने का टाइम हो चुका है। सिस्टम मेरे सामने समनिंग गेम को शुरू करो। लियो के इतने के साथ में वहाँ पर एक स्क्रीन विंडो शो हो जाती है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा स्टार्ट लिखा है और साथ में लिखा हुआ है एक समनिंग के लिए 50 आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। लियो तुरंत ही उस स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता है, जिसके साथ में उस जगह पर एक बहुत ही लाइट चमकती है। वहां पर सामने की तरफ जेल जैसा कुछ दिखाई देने लगता है, जो कि 4 टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो उसे दूसरे घूमने लगता है। ये देखकर लियो कहता है ये तो काफी शानदार है, ये समनिंग प्रोसेस इस तरीके की होती है। अब मेरे सामने कुछ शानदार समन होगा। लियो के इतने के साथ में ये बड़े बड़े सिस्टम गियर्स जो कि शो हो रहे थे वो एकदम से काफी छोटे हो जाते हैं, जिसके साथ में लियो का मुंह उतर जाता है। वो कहने लगता है ये क्या हो रहा है, ये तो अब एकदम से बहुत छोटा हो गया। यानी किसका मतलब जो भी जीव यहाँ पे समन होगा वो भी बहुत ज्यादा छोटा होगा, ये तो बेकार है। इसके तुरंत बाद उस गियर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें बनने लगती है। लियो कहता है ये किस तरह की आवाज है, अगर इस आवाज को किसी ने सुन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा। इसी समय उस गियर के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है। ये एक बहुत ही क्यूट सा मुंह है। लियो कुछ सेकंड तक केवल उसे देखता रह जाता है और उसके तुरंत बाद वो चीज जोर से बाहर गिर जाती है। ये सल में एक चूहे जैसा कुछ है, जो कि बाहर निकलने के साथ में ही हंसते हुए लियो की तरफ देखने लगता है। और इस टाइम पर लियो अपने चेहरे के ऊपर एक बहुत ही गंदी शक्ल बनाए खड़ा होता है। वो इस मॉन्स्टर को देखने लगता है और फिर कहता है ये है वो जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, जिसे समन करने के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड था। लियो के मुंह से अपने लिए बातें सुनकर इस चूहे की आंखों में काफी ज्यादा आंसू आ जाता है, लेकिन लियो को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो जल्दी से यहाँ जाने लगता है। ये देखकर अब ये चूहा चोरी चिल्लाना शुरू कर देता है। लियो कहता है चिल्लाना बंद करो, तुम मेरी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते, मुझे जो चाहिए था तुम वो नहीं हो। तभी एकदम से लियो को एक आइडिया आता है। वो सोचने लगता है यार जाने से पहले अच्छी तरीके से इसका टेस्ट कर लेना चाहिए, सच में ये काम का है भी या फिर बेकार ही है। ये सोचकर लियो दोबारा से इस चूहे के पास में आता है और फिर से कहने लगता है वैसे तो तुम मेरे किसी भी काम के नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मौका दे देता हूँ, अपनी काबिलियत मेरे सामने प्रूव करो। मुझे बताओ तुम किस तरीके से मेरे काम आ सकते हो, मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो। ये सुनकर चूहा अपने मुंह के अंदर थोड़ी देर कुछ छेड़ करता है और फिर एकदम से कोई चीज को बाहरी तरफ उगल देता है। ये कागज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। लियो इन्हें उठा लेता है। ये एक यूजर मैनुअल और एक पाउच है। इस मैनुअल को पढ़ने पर लियो को पता चलता है इस मॉन्स्टर का नाम पॉप डोंग है और ये एक एडोरेबल होमस्टर है, जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर तुम्हें कुछ सीड्स भी दी जाती है, जिनको तुम अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हो। अगर तुम इनमें से किसी भी तरह की सीड को इस हैमस्टर को खिलाओगे तो हर एक सीड एक अलग तरह से इफेक्ट डालेगी। अगर तुम इस रेड सीड का यूज करते हो तो ये हैमस्टर अपने बिगेस्ट फॉर्म में पहुंच जाएगा। एक बार सीड खिलाने के बाद में इसका इफेक्ट 12 घंटे तक रहता है। 12 घंटे तक इसका साइज कम नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है 12 घंटे से पहले इसे छोटा करना जरूरी है तो तुम इसे ब्लू सीड खिला देना, जिसके बाद में इस हैमस्टर का साइज वापस से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसका इफेक्ट केवल तभी हो सकता है जब इसने कुछ देर पहले ही रेड सीड को खाया हो। इन सीड के हर एक पेयर की वैल्यू 1 आरपी पॉइंट्स होगी। इस यूजर मैनुअल को पूर्ति पढ़ने के बाद में लियो इस हैमस्टर से बोलने लगता है तुम्हारे साइज को मैं जितना चाहे उतना बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ एक सीड से तुम्हारा साइज कितना बढ़ेगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा साइज कितना होने वाला है? तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, मुझे लगता है तुम्हारा साइज मैक्स टू मैक्स एक ह्यूमन के बराबर पहुंचेगा। उस क्यूट से हैमस्टर के पास में इससे कोई जवाब नहीं होता। लियो बोलता है मैं भी बेकार में तुमसे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, मैं खुद से चेक कर सकता हूँ। इसके बाद में लियो इस रेड सीड को इस हैमस्टर की तरफ बढ़ाने लगता है और फिर सोचता है अगर सच में ऐसा हो गया, इसका साइज बढ़ के एक ह्यूमन के बराबर पहुंच गया, तब तो ऐसा हो सकता है ये किस तरीके से मेरे काम आ जाए। अगर साइज उससे कम रहता है तब तो ये पूरी तरह बेकार है। लियो ये सोच रहा होता है। इस टाइम पर हैमस्टर एक ही झटके में उस पूरी सीड को खा जाता है, जिसके बाद में इसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होना शुरू होता है। बॉडी के अंदर से एक बहुत ही लाइट चमकती है। एक ही झटके में इसका साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये लियो के टकरा जाता है और लियो चलते हुए काफी दूर जा गिरता है और फिर इसके बाद में वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे दिखाई देता है ये हैमस्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ पर इसकी हाइट 20 फीट से भी कहीं ज्यादा है और जैसे ये पहले बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा डरावना और ताकतवर सा लग रहा है। इसी टाइम पर लियो को एक सिंडुश होती है जिसके पे लिखा हुआ है इस प्रोडोम के पास में एक स्किल भी है जो डिग कर सकता है। डिगिंग स्किल लेवल 1 पर है। जिसके लियो कहता है प्रोडोम जल्दी से अपनी स्किल यूज करके बताओ। लियो के इतने के साथ में ही ये प्रोडोम जमीन के अंदर खड्डा करने लगता है। लियो को एक और स्किल विंडो होती है जिसके पे लिखा हुआ है इसके पास में एक और स्किल है जिसका नाम है पैकिंग डार्ट और ये लेवल 2 पर है। लियो तुरंत ही इस स्किल को भी चेक कर लेता है, जिसे यूज करते ही प्रोडोम यहाँ पर एक रोलर की तरह जमीन के ऊपर लौटने लगता है। ये स्किल जमीन को प्लेन करने के लिए यूज की जा सकती है। इसके बाद में आखिरी में तीसरी स्किल होती है जिसका नाम है चीक पॉकेट लेवल 1
इस स्किल को लियो एक ट्रक की तरह यूज कर सकता है। इस स्किल की मदद से ये प्रोडम अपने मुंह के अंदर जितने चाहे उतने सामान को भर के रख सकता है और फिर उसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकता है। यहाँ पर इस प्रोडम ने जो भी खुदाई की थी उसे जितनी मिट्टी वहां से निकली उस प्रोडम ने अपने मुंह के अंदर उसे भर लिया है और फिर लियो के एक इशारे के साथ में ये उसे बाहर की तरफ उगल देता है। ये मड बॉल बहुत जोर से जन के ऊपर गिरती है। इन तीनों स्किल्स को देखने के साथ में लियो कब ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचा लगता है मेरा तो जैकपॉट लग चुका है, 3 अलग अलग मशीन्स मेरे को एक साथ मिल गई। मैं इस प्रोडम की तीनों स्किल्स को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ। इसके बाद में लियो दोबारा से अपने इस महल के अंदर लौट जाता है। ये चलते हुए सोचा लगता है मेरे पास में अब खुद का एक मॉन्स्टर है जिसके साइज को मैं अपने से बढ़ा सकता हूँ। बहुत सारे इसके यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दिक्कत है, जब ये अपने छोटे फॉर्म में है तब तो मेरे किसी काम आएगा नहीं, और जब मैं इसके साइज को बढ़ा दूंगा तब सब लोग इसे देख लेंगे। ये मेरे लिए कब तक खतरनाक हो सकता है। अगर लोगों ने देख लिया कि मेरे पास में एक मॉन्स्टर है तब तो मेरे लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। ये सोचने के तुरंत बाद लियो को एक और शानदार आइडिया आता है। वो सोचने लगता है मैं इसका एक अच्छा सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। मैं अपने साथ में एक बुक भी कैरी करूंगा। इस मॉन्स्टर का साइज तो कम से कम है ही, अगर किसी भी तरह मुझे इस मॉन्स्टर के साइज को यूज करना हो मैं तुरंत ही इस बुक को निकाल लूंगा और सबके सामने ऐसा दिखाऊंगा कि मैं कोई मैजिक यूज कर रहा हूँ, जिसके तुरंत बाद ये मॉन्स्टर सबके सामने आ जाएगा और सबको लगेगा कि कोई जादुई मॉन्स्टर है जो कि मेरी स्किल से उस जगह पर आया है, और इस तरीके से सब लोग इसे मेरी पावर समझेंगे और इस जगह पर मेरी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। मुझे और भी ज्यादा आरपी पॉइंट्स मिल सकते हैं। लियो को अपना बनाया हुआ ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। वो खुद की तारीफ करने लगता है और कहने लगता है मैं इतना स्मार्ट कैसे हूँ, एक ही सेकंड के अंदर मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक आसान सोल्यूशन मिल गया। और अब यहाँ से टाइम हो चुका है, मैं कंस्ट्रक्शन के काम को जल्द से जल्दी शुरू करूँ। मेरे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, काफी सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली है जिसे मुझे कंप्लीट करना होगा। यहाँ से हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। गाँव के अंदर नदी के किनारे एक खाली जगह है जहाँ पर 30 बंदे और उन सभी के सामने हमारे हीरो लियो खड़ा हुआ है। वो इन सभी से कहने लगता है मेरे बाद में सबके सब जोर से रिपीट करो, सेफ्टी फर्स्ट। लियो खुद तो इसको पूरे जोर में चलाता है, लेकिन सामने की तरफ जितने बंदे होते हैं उनके मुंह से एक मरियल सी आवाज आती है। ये सबके सब बहुत ज्यादा आलसी है। यहाँ पर 30 लोग हैं लेकिन फिर भी 2 या फिर 3 लोग ही इस तरह की बात को रिपीट करते हैं। ये देखकर लियो सोचने लगता है ये सारे सोल्जर्स एकदम बकवास है, इन्हें सैलरी दी जाती है लेकिन ये कुछ काम करते नहीं है, इसी वजह से ये बहुत आलसी हो चुका है, इनको मुझे लाइन पे लाना होगा। इसके बाद में लियो दोबारा से अपनी खुद की तारीफ करने लगता है। वो सोचता है मुझे खुद की दोबारा से तारीफ करनी चाहिए। ये सारे सोल्जर्स है जो कि फ्रंटियर फैमिली के लिए काम करते हैं। काफी लंबे टाइम से हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, इसलिए सारे बेकार बैठे थे, तो मैंने अपने फादर से बात करके इन सभी को अपने साथ पे काम पे लगा लिया। अब मुझे इन्हें किसी भी तरीके की सैलरी देने की जरूरत नहीं है, सारी सैलरी उन सोल्जर के हिसाब से कटती जाएगी। इस तरीके से इस कंस्ट्रक्शन की वर्किंग कॉस्ट कम से कम होगी। ये सोचकर लियो कहता है सोल्जर्स मेरी बात ध्यान सुनो, हमें पूरे जोश में काम करना है, इसलिए सब किस मेरे साथ में आओ। तुम सभी को पता है मैंने इस जगह पर किसी वर्कर को हायर क्यों नहीं किया, सोल्जर्स को हायर क्यों किया, क्योंकि सोल्जर्स के पास में वो जोश होता है जो कि किसी दूसरे वर्कर के अंदर नहीं होता। तुम सबके सब जल्दी से उस तरफ देखो, वहां पर तुम्हें एक रेत का ढेर दिखाई दे रहा होगा। वहां पर वो गड्ढा मैंने किया है, सारी रेत को मैंने इकट्ठा किया है। तुम लोग यहाँ पर आने से पहले मैं यहाँ पहुंच चुका था और मैंने ये सारा काम उसी टाइम पे किया है। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो मेरी रफ्तार कितनी तेज है। वैसे असल में ये काम लियो ने नहीं किया है बल्कि उसके मॉन्स्टर ने किया है, वो भी पिछली रात को जब लियो अच्छी तरीके से इस मॉन्स्टर की टेस्टिंग कर रहा था। ये वो एक्स्ट्रा मड है जो कि मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर नहीं भर पाया। मैं तुम सभी को तुम्हारा पहला टास्क देने वाला हूँ। तुम सभी को पता ही होगा हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं और वो करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक खाली जगह है। सबसे पहले इस जगह को पूरी तरह साफ करो, यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा सैंड है उसको यहाँ से हटाओ, क्योंकि हमें यहाँ पर हर घर के अंदर ऑर्डिनल फ्लोर बना रही है, जिसको बनाने के लिए जमीन को थोड़ा नीचे इकट्ठा करना पड़ता है। इसी वजह से हमें यहाँ की सारी सैंड को एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होगा और ये सारा काम तुम लोग करोगे। लियो के मुंह से काम करना सुनने के साथ में ये सारे सोल्जर जैसे रो देते हैं। ये देखकर लियो सोचने लगता है ये सबके सब तो बहुत ही बुरा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अगर मैंने इनसे कुछ और कहा तो यहीं पसर जाएंगे और उस टाइम पर इन्हें संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लियो सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक और बंदा पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचते हुए कहने लगता है मास्टर लियो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। ये कहते हुए ये बंदे जिसके पूछता है इसका नाम नॉर्मन है। यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं ये सभी का सीनियर सोल्जर है, एक तरीके से इसे सेनापति बोल सकता है। इस टाइम पर फ्रंटियर फैमिली के अंदर 3 मेन नाइट्स है, जिनमें से नॉर्मन सबसे ज्यादा सीनियर है, दूसरे नंबर पर आता है बेरियान और तीसरे नंबर पर जेवियर। जब कुछ टाइम बाद में इस नॉवल के हिसाब से फ्रंटियर फैमिली का पतन पूरी तरह शुरू होगा और एकदम पीक पर होगा, उस टाइम पर जेवियर और बेरियान होंगे जो कि हमेशा फ्रंटियर फैमिली के साथ में लॉयल रहेंगे। वो एकदम एंड तक यहाँ पे टिके रहेंगे, लेकिन केवल ये नॉर्मन होगा जो कि अपना रंग दिखा देगा। वो गद्दारी करते हुए तुरंत यहाँ से भाग जाएगा और जाकर कुछ दुश्मनों को जाके सारे राज बता देगा, जिस वजह से फ्रंटियर फैमिली के ऊपर जितना भी कर्जा है वो कर्जा और जितना बढ़ जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये कहा जा सकता है हमारे हीरो लियो के मदर फादर की डेथ के पीछे इसका भी एक हाथ है। अब यहाँ पर जब लियो इस बंदे नॉर्मन को अपने आंखों के सामने दिखता है वो सोचने लगता है मुझे इसकी पोस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, ये इस पोस्ट के काबिल नहीं है, मुझे इसे यहाँ से हटाना होगा। नॉर्मन आगे कहता है मास्टर लियो आपने मेरी सेना को और मुझे यहाँ पर बुलाया था, आपको क्या काम है। लियो कहता है सर नॉर्मन आपको क्या लगता है मैं आपसे यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आप इधर तो देखिए, आपको क्या लगे वो मुझे बताइए। नॉर्मन कहता है वो तो मुझे समझ में आ रहा है, आप यहाँ पर हमसे कराना क्या चाहते हैं,
आप हमसे मिट्टी में काम करवाएंगे एक बेलदारों की तरह। वैसे आपके सामने मैं चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम सबके सब सोल्जर है, इस तरह का काम हम बिल्कुल भी करने वाले नहीं है। इस तरीके का छोटा काम हमें दिया जाना हमारी इंसल्ट के बराबर है। ये सुनकर लिए सोचने लगता है इंसल्ट की बात कौन कर रहा है। इसे ये चीज तब याद नहीं आई जब ये इतने लंबे टाइम से फ्रंटियर फैमिली का पैसा खाता जा रहा है। ये लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे, इसके बावजूद भी सैलरी तो इन्हें बराबर मिल ही रही है। अगर इन सारे स्टूडेंट्स को सैलरी देने की बजाय उस पैसे को अपने पास में रखते, तुम्हारे ऊपर जो कर्जा है ये ज्यादा बढ़ता नहीं, हमारे काफी सारे खर्चे यहाँ पर रिड्यूस हो सकते थे। ये सोचकर लियो कहता है मैंने फादर से परमिशन ले ली है। नॉर्मन कहता है नहीं, इतना काफी नहीं है। अगर आपको यहाँ पर मेरे सोल्जर यूज करना है तो आपको उसकी परमिशन डायरेक्टली मुझसे लेनी होगी, और इसकी परमिशन आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये सारे सोल्जर लड़ाई के लिए है, ना कि ये सारा काम करने के लिए। आप अपने किसी भी पर्सनल काम के अंदर इन सोल्जर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मैं सही कह रहा हूँ? लियो कहता है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे कहने का अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लियो की एक इतनी सी लाइन करने के साथ में नॉर्मन को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये सोचने लगता है एक छोटा सा बच्चा मुझे सबक सिखाने की बात कर रहा है। इसी समय लियो के अटैक शुरू होता है। वो जल्दी से अपने फाड़े को घुमा देता है और फिर कहता है चलो अब देखते हैं मैं तुम्हें कितना शानदार तरीके से सबक सिखा सकता हूँ, तैयार हो जाओ। लियो के इतना करने के साथ में नॉर्मन के ऊपर ये अटैक पड़ जाता है, जिसे वो अपने हाथ से ब्लॉक करता है। सारे सोल्जर ये देख रहे होता है। लियो के अटैक से नॉर्मन के ऊपर कुछ खास इफेक्ट हुआ नहीं है, केवल उसके ऊपर कुछ मिट्टियां गिर गई है। असल में लियो यहाँ पर नॉर्मन के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा था, केवल उसकी इंसल्ट कर रहा था, जो कि अच्छी खासी हो चुकी है। और नॉर्मन इस टाइम पर बहुत गुस्से में हो चुका है। नॉर्मन पूरी तरीके से अपना आपा खो देता है। और क्या लगता है तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। मैं एक रेस्पेक्टेड नाइट हूँ और मेरे ऊपर इस तरीके से ऐसे मिट्टी उछालना ये तुम्हें एक बहुत बड़ी सजा दिला सकता है। तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारी इस हरकत की बाद में बर्बाद हो सकती है। लियो ये सब कुछ कहते रहा होता है, लेकिन उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा है। वो सोचने लगता है फ्रंटियर फैमिली वैसे भी खत्म होने वाली है, कुछ टाइम के अंदर इनका पतन पूरी तरह शुरू हो जाएगा। एक तरफ तो वो बाप इतना परेशान होकर बैठा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ बेटा हर किसी के ऊपर इस तरह अटैक करता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्रंटियर फैमिली के क्या दुश्मन बचेंगे, सारे दोस्तों को ये ऐसे खत्म कर देंगे। तभी लियो कहता है वैसे आप एक नाइट है ना, तो कैसा रहेगा हम ये सब कुछ आपके तरीके से सुलझाएं। हम यहाँ पर अपने रैंक्स को भूल जाते हैं और एकदम नॉर्मल तरीके से एक दूसरे से फाइट करते हैं। मैं लो एंड फ्रंटेरा आपको फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। ये फाइट हम दोनों के बीच में होगी। नॉर्मन को यहाँ पर 1% भी लियो की इस मूव की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन लियो ने पहले ही सब कुछ सोच रखा है। इसके बाद में हम उसे कैसल का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जेवियर के साथ में है। वो उसे बताता है कि 1 महीने बाद में उसकी फाइट होने वाली है नॉर्मन के साथ में। जेवियर कहता है तुम जोश में उसे चैलेंज तो कराए हो, लेकिन क्या तुम्हें उम्मीद है तुम किसी भी तरीके से उसे हरा सकते हो? तुम पूरी तरीके से खुद के लिए कॉन्फिडेंट तो होना। लियो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा क्या? तुम जानते भी हो वो कौन है? वो नॉर्मन है, जो कि एक लो लेवल का स्वॉर्ड एक्सपर्ट है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो कई तरीके की स्किल्स को मेरे ऊपर यूज कर देगा। एक ही सेकंड में वो मुझे खत्म कर सकता है। उसके सामने तो मैं कुछ सेकंड में नहीं टिक पाऊंगा, एक भी अटैक डॉज नहीं कर सकता। नॉर्मन के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मुझे उससे फाइट करनी है तो कुछ और सोचना होगा। मैं किसी भी तरीके से नॉर्मन से फाइट करके नहीं जीत सकता। इसलिए तुम भी अपने घुटनों के ऊपर थोड़ा जोर डालो और मेरे लिए सोचो कि हम क्या कर सकते हैं कि किस तरीके से इस फाइट के अंदर मैं जीत जाऊं। लियो जब ये सब कुछ कह रहा होता है तो धीरे धीरे जेवियर का हाथ उसके स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। वो बस अब किसी भी समय लियो के ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन फिर वो किस तरीके से खुद को रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ लियो सोचने लगता है मैंने नॉर्मन को फाइट के लिए चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल आसान होने वाला नहीं है। नॉर्मन सबसे पहले जाकर बेरियन को इस बारे में बताएगा, उसको अपनी तरफ कर लेगा, और बेरियन भी ऐसे करने वाला है क्योंकि वो बहुत वफादार है। लेकिन फिर भी मैं बेरियन से उम्मीद कर सकता हूँ जब ये फाइट होगी तो फाइट पूरी ईमानदारी से की जाएगी। लेकिन फिर भी फिलहाल तो ये फाइट पूरी तरह से एक तरफा है, जिसके अंदर नॉर्मन ही जीतने वाला है। वो मुझे आसानी से इधर से पटक के पीट देगा, इसलिए उसे हराने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। तभी एकदम से लियो को एक आइडिया आता है। वो जेवियर से कहता है जेवियर मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम इस 1 महीने के अंदर मुझे एटलीस्ट स्वॉर्ड चलाना सिखा सकते हो? ये सुनने के साथ ही जेवियर तुरंत ही मुंह पे मना कर देता है, और इससे लियो का मुंह तो जाता है। वो उसका कारण पूछता है। जेवियर कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा घटिया हो। सबसे पहली बात, मेरा काम तुम पर नजर रखना है, तुम्हें कुछ भी सिखाना नहीं। मैं तुम्हारा कोई टीचर नहीं हूँ। और इसके अलावा दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे दिमाग के अंदर कब क्या चल रहा होता है कोई भी समझ नहीं सकता। अगर मैंने तुम्हें ये स्वॉर्ड स्किल सिखा दी तो उसको तुम हमेशा गलत यूज करोगे। यहाँ पर सभी लोग जानते हैं तुम ह्यूमंस के रूप में एक कचरा हो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर कोई भी स्वॉर्ड स्किल सिखा दी तो तुम बाकी लोगों के लिए खतरा बन जाओगे। लियो कहता है वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल मेरे सामने कुछ ज्यादा ही ओपनली हो चुके हो? मेरे को इस तरीके से बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर अभी भी तुम्हारा मास्टर हूँ, लेकिन चल छोड़ जाने दो। अगर तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं करूंगा। वैसे मैं सोच रहा था अगर तुम मुझे सिखा दोगे तो उसको सिखाने के बदले में तुम्हें वो जो बीमारी है इंसोमेनिया, मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। मेरे पास में उसका क्योर है। वैसे इंसोमेनिया एक बीमारी है जिसके अंदर जिसको ये बीमारी होती है उसे स्लीपिंग इश्यूज हो जाते हैं। और ये सुनकर जेवियर काफी चौंक जाता है और सोचने लगता है उसने आज तक ये बात किसी को भी नहीं बताई, तो लियो को ये कैसे पता चल गई? और वैसे इसका जवाब तो हमें बताई है। लियो ने पूरी नॉवल पढ़ ली है, तो उसे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। नाइट ऑफ ब्लड के इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी स्वॉर्डमैन है उन सभी को 4 रैंक्स में बांटा गया है, जिनमें से सबसे ऊपर होता है स्वॉर्ड मास्टर, सेकंड नंबर पे
हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, थर्ड पे होता है मिड लेवल और सबसे आखिरी में होता है लो लेवल। और यहाँ पर जो हमारे हीरो जेवियर है वो एक हाई लेवल का स्वॉर्ड एक्सपर्ट है। इसी वजह से उसके सारे सेंसेस बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। वो एक सुपर ह्यूमन की तरह है जहाँ पर कोई भी उसे फाइट में नहीं आ सकता है। लेकिन इसी वजह से इसको एक बीमारी हुई है। इसके सेंसेस इतने तेज हो चुके हैं कि सोते हुए भी हमें जागता रहता है। ये ठीक से सो नहीं सकता। इसे एक तरीके से हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट होने का एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं। और इसी वजह से नोवेल के हिसाब से इस बीमारी को ठीक करने का कोई भी रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ये बीमारी पूरी तरीके से जेवियर की पावर से जुड़ी हुई है। और अगर जेवियर सच में इस बीमारी को ठीक करना चाहता है तो उसे इस पावर को भी छोड़ना होगा। यहाँ पर ये बात लियो को भी पता है, लेकिन वो जेवियर को स्वयं बताता नहीं है। उसे कहने लगता है तो फिर हमारे बीच में हम डील कर ले, मैं तुम्हें इस बीमारी को ठीक करने का वादा करता हूँ। और वैसे तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस बारे में कैसे पता। तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ पता पड़ता है कि तुम्हें इंसोमेनिया है। ये सुनकर जेवियर पहले कुछ सेकंड को सोचता है और फिर कहता है तो फिर ठीक है, हम ट्राई करते हैं। ये सुनने के साथ में लियो काफी खुश जाता है और कहने लगता है कि सच में तुम इसके लिए तैयार हो गए। जेवियर बोलता है तुम ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और तुम फेल हो जाओगे। ये सुनकर लियो और जो जोश में आ जाता है और फिर कहने लगता है यकीन मानो मैं बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं हूँ। तुम्हें जितनी भी स्वॉर्ड स्किल्स आती है अब वो सारी मेरी होगी। तुम एक ही करके वो सब कुछ मुझे सिखाओगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। लियो की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जेवियर उसे कहने लगता है इस पूरे ग्राउंड के 50 चक्कर लगाओ, ये तुम्हारा पहला टास्क होगा। जेवियर जब भी कहता है तब लियो पूरी तरह आधी नींद में होता है। वो फिर उसकी बात मानकर इधर उधर चक्कर काटने लगता है। इस तरह से भागते वक्त लियो की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। जेवियर ये देख के सोचने लगता है इसकी स्पीड तो अभी से काफी ज्यादा स्लो है, 50 चक्कर काटने में तो इसको पूरा दिन लग जाएगा। और जहां तक मैं इसके तो जानता हूँ कि यहीं पर हार मानने वाला है। आज के दिन में ही इसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। जेवियर ये सब कुछ सोच रहा है और लियो लगातार भागता जा रहा है। इस ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाने के बाद में वो दोबारा से जेवियर के पास में आता है और फिर से कहने लगता है तुम मुझसे ये भागने वाला काम क्यों करा रहे हो? इससे अच्छा तुम मुझे कोई शानदार से स्किल सिखा दो जो कि मेरे फाइट में काम आ जाए। जेवियर यहाँ पर लियो को कोई जवाब नहीं देता। लियो दोबारा से इस ग्राउंड को चक्कर काटता है और फिर दोबारा उसके पास में कहने लगता है मुझे पता है तुम्हारी साजिश क्या है। तुम चाहते हो कि मैं ये सब चक्कर काटते वक्त ही तुम्हें खुद ही मना कर दूं कि मुझे तुमसे कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी है, लेकिन मैं तुम्हारी इस चाल में नहीं फंसूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे सीखना तुमसे ही है। ये कहने के बाद में लियो दोबारा से इस ग्राउंड को ही चक्कर काटता है और फिर दोबारा जेवियर के पास में आकर उससे कहने लगता है तुम देख रहे हो मैं अभी भी थका नहीं हूँ और इस ग्राउंड के 50 चक्कर काटने के बाद में मैं तुमसे अच्छी तरह ट्रेनिंग लूंगा। तुम कुछ भी हो जाए अभी फिलहाल तो मुझसे पीछे नहीं छोड़ा सकते। लियो ये कहते हुए बहुत जोर हंस रहा होता है और उसे देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि वो बहुत बुरी तरह थक चुका है और किसी समय वो बेहोश होकर गिर सकता है। लेकिन लियो यहाँ पर जो कुछ भी कह रहा है ये सब कुछ पूरी तरह सही है। जेवियर सच में यही चाहता है कि लियो किसी तरीके से इस ट्रेनिंग के लिए मना कर दे। लेकिन लियो यहाँ पर जेवियर से कई ज्यादा स्मार्ट है। वो दोबारा से आगे चक्कर काटता है और फिर कहने लगता है मैं जल्दी से इस ट्रेनिंग को खत्म करूंगा। जेवियर अब तुम मेरी स्पीड देखो, मैं कितनी देर में यहाँ के 50 चक्कर कंप्लीट करता हूँ। ये कहते हुए लियो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और फिर सोचने लगता है ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। मेंटली मैं इस काम को बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। मेरी ये बॉडी कब ज्यादा कमजोर है, मेरे को यहाँ भी भागना कब ज्यादा जरूरी है। जब मैं नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर था उस टाइम पर भी मैं इससे ज्यादा स्पीड से दौड़ पाता था। ये सोचने के बाद में लियो जब नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर था वाकई कुछ चीजों को याद करने लगता है। उसे याद आता है वो किस तरीके से एक छोटे से कमरे में रहता था। उसके साथ में कोई था नहीं जो कि किसी भी तरीके से उसका वेलकम कर सके। यानी कि लियो एक अनाथ है। पिछले फ्लैशबैक में जहाँ लियो की फादर दिखाया गया था उसकी भी अब डेथ हो चुकी है। और जैसा कि लियो ने पहले बताया था कि वो मिलिट्री में काम करता था, वहाँ पर वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था जिसमें उसका मेन काम था पूरे दिन ईंटों को उठाकर बिल्डिंग की एकदम ऊंचाई तक लेके जाना। लियो की ये लाइफ अभी की लाइफ से कई ज्यादा बुरी थी क्योंकि उसके अंदर उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और ये सिलसिला केवल कुछ टाइम का नहीं बल्कि कई सालों तक का था। लियो ने नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर कई सालों तक ये लोड अनलोड का काम किया है। वो हर समय ये उम्मीद करता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब उसे इस काम से आराम मिलेगा। उसे कभी ना कभी जरूर लाइफ के अंदर एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी जिसके बाद में वो जरूर से अभी वो जो कुछ भी कर रहा है उससे आराम पा लेगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। लियो की लाइफ जैसी थी हमेशा वैसी ही बनी रही जब तक वो इस नोवेल के अंदर नहीं आ गया। इसके बाद में ये फ्लैशबैक खत्म होता है। हम लियो को दोबारा देखते हैं जो कि अभी भी लगातार भागता ही जा रहा है। जैसा कि लियो ने पहले कहा था उसकी फिजिकल बॉडी तो कम ज्यादा कमजोर है लेकिन मेंटली वो काफी स्ट्रांग है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा थके होने के बावजूद भी लगातार भागते ही जा रहा है। और अब शाम हो चुकी है, अभी भी वो भागे जा रहा है। उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल है। वो हंसते हुए कहने लगता है चाहे मुझे यहाँ पर कितने चक्कर काटना पड़े, मेरी बॉडी के अंदर कितना दर्द हो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। ये पेन जो कि अभी मैं फील कर रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है मेरी नॉर्मल लाइफ से। लियो जब ये सब कुछ कहते हुए भाग रहा होता है इसी समय जेवियर ये सब कुछ दूर से देख रहा है। वो सोचने लगता है ये तो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइन है। यहाँ पर ये सारे चक्कर कटाकर मैं ये देखना चाहता था कि इनको पावर की कितनी ज्यादा भूख है और ये कितने जिद्दी है। और अब मुझे पता चल चुका है कि इनके लिए पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से मैंने अपनी एक स्किल सिखा देता हूँ जिसका नाम है स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक। जेवियर के इतना सोचने के साथ में लियो जो कि अभी तक भागता जा रहा है उसे एकदम से एक सिमटश होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारा अप्रूवल थोड़ा बदल चुका है। तुम्हारे लिए जेवियर अप्रूवल रेटिंग 1 पॉइंट से बढ़ चुकी है और अब ये -28 पर है। और इसके अलावा तुम्हें 18 आरपी पॉइंट्स और दिए जाते हैं और इस तरीके से तुम्हारे पास में 29 आरपी पॉइंट्स हो चुके हैं। इसके बाद में हम लियो कैसल को देखते हैं। यहाँ पर इस ऑफिस के अंदर
नॉर्मन ने लियो के फादर आर्कस के पास में आकर सारी चुगली कर दी है। ये सुनकर आर्कस को बोलने लगता है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लियो इस तरह की हरकत करेगा। उसने तुम्हारी कल्चर इंसल्ट कर दी है। तुमने कितनी जनरेशन से हमारे साथ में काम किया है। तुम्हारे फादर और तुमसे पहले उनके भी फादर सब के सब फ्रंटियर फैमिली के साथ में रहे। हमारे वफादार हो तुम लोग। इसके बावजूद भी उसको तुम्हारे साथ में इस तरह से बर्ताव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उससे जरूर से इस बारे में बात करूंगा। जब लास्ट टाइम मैंने उससे बात की थी तो मुझे ऐसा लगा था कि उसके सेंसेस वापस आ चुके हैं, वो जिम्मेदार हो रहा है, लेकिन शायद से मैं पूरी गलत था। वो अभी भी पहले जैसा ही है। कुछ भी करने से पहले वो ज्यादा सोचता नहीं है और किसी के लिए भी उसके मन में कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या चाहते हो। तुम चाहते हो तुम्हारी फाइट लियो के साथ में ना हो, लेकिन इसे रोकने का मेरे पास में राइट नहीं है, क्योंकि लियो ने तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज किया है और तुमने उसके सामने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम्हें ही फाइट करनी होगी। लेकिन क्योंकि लियो मेरा बेटा है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ में थोड़ा नरमाई से पेश आओ। जब तुम्हारी और उसकी फाइट हो तो तुम जैसे चाहो वैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन बस एक काम करना, उसे जान से मत मारना। केवल इतना पीटना कि उसके सेंसेस वापस ठिकाने पर आ जाए, उससे एहसास हो जाए कि वह किसी से ऐसे फाइट नहीं कर सकता है। अपने से ताकतवर लोगों की उसको रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ये सुनकर नॉर्मन आर्कस की बातों समझ जाता है और फिर कहने लगता है, ठीक है मास्टर, मैं इससे ध्यान रखूंगा। जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। जैसे नॉर्मन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आती है, वो पीछे से घूमता है और फिर सोचने लगता है, आर्कस जैसे तुम कह रहे हो वैसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। जब हमारे बीच में फाइट होगी वो उस लड़के का आखिरी दिन होगा, क्योंकि वो इस फैमिली का आखिरी वारिस है। मैं सबसे पहले उसे खत्म करूंगा और उसके बाद में अगला अटैक तुम दोनों के ऊपर होगा। तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को खत्म करने के बाद में सबके सामने मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि उन दोनों सुसाइड कर लिया, और उसके बाद में फ्रंटियर फैमिली पूरी तरीके से मेरी मुट्ठी में होगी। ये किला, ये विलेज, सबके सबके ऊपर मेरा काबू होगा और मैं यहाँ का नया किंग बन जाऊंगा। लोयन फ्रंटेरा। वैसे ये प्लान मैंने काफी ज्यादा लंबे टाइम के लिए सोच रखा था, कई बाद में एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मैं ये जल्दी एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। जिस दिन मेरे हाथों से तुम्हारी मौत होगी उसके अगले दिन ही मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी खत्म कर दूंगा। यहाँ से एक टाइम लैप आता है, हम सीधे 1 महीने बाद सीन देखते हैं। वो दिन आ चुका है जब लियो और नॉर्मन के बीच में फाइट शुरू होने वाली है। ये दोनों एक एरिना के अंदर है। लियो के हाथ में उसका फावड़ा है और नॉर्मन के पास में उसकी स्वॉर्ड। और क्योंकि ये फाइट शाही फैमिली के लोगों के बीच में हो रही है, इसलिए काफी सारे लोग इस फाइट को देखने के लिए आए हैं। आर्कस भी अपनी वाइफ के साथ में इस जगह पहुंचा हुआ है। लियो की मदर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर ये फाइट है। लियो की मदर को तो लगता है कि जहाँ पे ये बंदा जो फाइट कर रहा है नॉर्मन, ये काफी वफादार है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी जानती है फाइट के अंदर किसी तरह गड़बड़ होने पर नॉर्मन चाहे तो लियो खत्म कर सकता है, और उस सिचुएशन के अंदर नॉर्मन के ऊपर किसी भी तरह केस नहीं किया सकता। नॉर्मन पूरी तरह से फ्री है लियो को जान से मारने के लिए। इसके बाद में नॉर्मन अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए लियो से बोलने लगता है, लियो क्या तुम तैयार हो, हम फाइट शुरू करते हैं। इसके जवाब में लियो भी उस फावड़े के ऊपर एक जोर से लात मारकर उसे अपने कंधे पर रख देता है और फिर हंसते आगे बोलता है, हाँ बिल्कुल फाइट शुरू करता है। मैं भी काफी लंबे टाइम से इस फाइट का इंतजार कर रहा था। जल्दी से इस फाइट को खत्म करके मैं तुम्हें हराने के बाद में अपनी पावर को यहाँ सबके सामने प्रूव करूंगा। लियो के इस डायलॉग को देखकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनमें से एक बंदा बोलने लगता है, ये क्या हो रहा है, ये लियो तो इस फाइट के अंदर एक फावड़े का यूज करने वाला है। कैसे सच में लगता है एक स्वॉर्ड को ये फावड़े से हरा देगा। दूसरा बंदा बोलता है, ये यहाँ पे चाहे किसी भी वेपन का यूज कर ले, किसी भी तरीके से नॉर्मन को तो फाइट में नहीं हरा सकता है, क्योंकि नॉर्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी इस लड़के को अपना पूरा जोर लगाना चाहिए, एटलीस्ट एक फावड़े का यूज तो नहीं करना चाहिए। तीसरा बंदा बोलता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अभी से हारने से पहले ही अपने लिए बहाने को रेडी कर रहा है, ताकि बाद में ये कह सके किसके पास में एक प्रॉपर वेपन नहीं था, इस वजह से फाइट में हार गया। इसी समय दूसरी तरफ नॉर्मन को ये भी इंसल्ट करी होती है। वो सोचा लगता है इस लड़के को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, किसे लगता है ये एक फावड़े का यूज करके मुझे फाइट में हरा देगा। इसी समय जेवीआर जो कि साइड में खड़ा होकर इन सभी के चेहरे को देख रहा है, वो सोचा लगता है मुझे अब समझ में आ रहा है लियो ने अपने पास में उस ब्लैक स्मिथ को क्यों बुलवाया था। उसने उस ब्लैक स्मिथ की वजह से अपने लिए एक शानदार फावड़ा बनवाया है। इसके अंदर पूरी तरीके से मेटल का यूज किया गया है। यहाँ पर सबको लग रहा है इस फाइट के अंदर ये शवल पूरी तरह से बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बाकी लोग की तरह ही आर्कस भी लियो के बारे में काफी कुछ बुराई सोचने लगते हैं। वो जेवियर से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, ये लड़का यहाँ पर सबके सामने हमारी पूरी इंसल्ट कराएगा। इसको लग रहा है ये फाइट एक मजाक है जिसको ये एक शवल की मदद से जीत सकता है। जेवियर ये सुनकर भी हमेशा की तरह शांत रहता है और सोचने लगता है नहीं ये मजाक नहीं है, लियो ने इस चीज की बहुत तैयारी की है। पिछले 1 महीने जब ये मेरे साथ में ट्रेनिंग कर रहा था तब मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी है। मुझे लगता है फाइट के अंदर काफी कुछ शानदार होगा। पिछले 1 महीने में मैंने देखा है इसका स्टेमिना काफी शानदार है। मैं इसे जो भी टास्क देता हूँ उसे काफी अच्छी तरीके से ये कंप्लीट कर देता है। इसकी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, इसके बावजूद भी उन टास्क को कंप्लीट करना काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। नॉर्मल तौर पर अगर मैं किसी लियो जैसे बंदे को वो सारे टास्क दूंगा तो उन टास्क को कंप्लीट करने के बाद में उसकी हालत पूरी तरह खराब हो जाएगी, लेकिन लियो के साथ में कभी वैसा नहीं था। वो उन टास्क को कंप्लीट करने के बाद में अपने कंस्ट्रक्शन के काम के ऊपर भी पूरा फोकस करता था, और जब ये सब कुछ करने के बाद में वो बुरी तरह थका हुआ होता था, उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल जान नहीं होती थी, तब भी वो आराम नहीं करता था, बल्कि सोने के बजाय पूरे समय शॉर्ट ट्रेनिंग करता रहता था। और ये सब कुछ हर रोज तब तक चलता था जब तक उसे फाइट करते करते ही नींद नहीं आ जाती। इसलिए यहाँ पर यह कहना पूरी तरह गलत होगा कि इन्होंने इस फाइट को पूरी तरह मजाक में लिया है। मैं अब तक मास्टर लोयन के साथ में जितने भी टाइम से हूँ उन सभी में से सबसे सीरियस वो आज ही है।
तभी आर्कस आगे बोलता है, चलो अब इस फाइट को शुरू करने का टाइम हो चुका है। जहाँ पर एक तरफ है लियो फ्रंटेरा और दूसरी तरफ है नॉर्मन। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू की जाए। आर्कस के इतने के साथ में फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों के दोनों अपने फाइटिंग पोज में आ जाता है। नॉर्मन ने अपनी स्वord को सामने की तरफ कर दिया है। सेम ऐसे लियो भी अपनी शवल को सामने की तरफ कर देता है। ये असल में एक वेपन को पकड़ने का बहुत ही खास तरीका है जिसे जिगर पहचान जाता है। वो सोचा लगता है ऐसा नहीं हो सकता। लियो को इस तरीके के बारे में कैसे पता है? इसे लक स्टार पोज कहते हैं। इसकी मदद से लियो अपने लक को कम से कम बढ़ा सकता है, जो कि फाइट में उसकी मदद करेगा। इसी समय नॉर्मन अपनी स्वord के साथ में लियो की तो बनने लगता है और फिर उसे कहता है, तो फिर तुम ये करना चाहते हो? तुम यहाँ पर लक खेलोगे? चलो देखते हैं तुम कब तक बचते हो। इसके जवाब में लियो फिलहाल तो कुछ खास मूव नहीं होता। नॉर्मन अपनी स्वord घुमा देता है और लियो अपने आप ही इस तरह को ब्लॉक कर लेता है। नॉर्मन की स्वord केवल इस शवल के ऊपर टकरा के रह जाती है। लियो ने यहाँ पर नॉर्मन के पहले अटैक को सर्वाइव कर लिया। ये देखकर ही उसका फादर काफी ज्यादा चौंक जाता है। नॉर्मन आई कहता है, तुम्हारा लैग ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं करेगा। एक अटैक को तुमने ब्लॉक कर लिया, लेकिन दूसरी बार तुम जरूर से हार जाओगे। इसी समय लियो फाइनली अपने शवल को जोर से घुमाता है, जिसके ऐसा करने के साथ में नॉर्मन के हाथ में जो स्वord होती है वो भी पीछे की तरफ हट जाती है। यहाँ पर लियो बहुत ही अजीब तरीके की फाइट टेक्निक से यूज कर रहा होता है, जो कि पहले किसी ने भी नहीं देखी है। इसलिए लियो से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जेवियर भी ये देखकर काफी चौंका हुआ है। वो सोचा लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है लियो यहाँ पर किस तरीके की फाइट टेक्निक से यूज कर रहा है। ये तो मैंने कभी से सिखाया ही नहीं। इसे सिखाया तो क्या, मैंने खुद भी इस तरह की फाइट टेक्निक को पहली बार देखा है। इस तरह के अटैक आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। इसके बाद में हम दोबारा से फाइट पर फोकस करते हैं। लियो ने इस शवल को असल में एक गन की तरह पकड़ा हुआ है और इस टाइम पर नॉर्मन का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है वो थोड़ा बहुत लियो से डर चुका है। उसके मन में डर आ गया है कि किस तरीके से लियो उसे फाइट में हरा सकता है। और अब इस डर के आने के साथ में नॉर्मन के माइंड में जितना भी ओवर कॉन्फिडेंस था वो सारा एक सेकंड में खत्म हो चुका है। लियो नॉर्मन के इस डर को देखकर सोचने लगता है, यहाँ पर किसी को भी मेरी फाइट टेक्निक्स के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की टेक्निक अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुई। ये सारी फ्यूचर की टेक्निक्स है जो कि मैंने अपने मिलिट्री करियर में सीखी थी। कोरिया के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को लगभग कम से कम 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। ये उसी ट्रेनिंग का परिणाम है। हम बंदूकों को बिल्कुल इसी तरीके से पकड़ते हैं और इस तरीके से एक अटैक हमें सिखाया जाता है, जो कि इसी तरीके की हैंड टू हैंड फाइट में यूज किया जाता है। और मैंने तो मिलिट्री ट्रेनिंग काफी अच्छी तरीके से ली है, इसलिए मुझे और भी काफी सारे मूव आते हैं। और इसी वजह से मैं इस फाइट के अंदर एक शवल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसे वेपन का यूज करना था जिसके साथ में मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ, जिसे किस तरह यूज करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये कितने लियो नॉर्मन के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है। वो एक स्पीयर की तरह उसके पेट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्मन साइड में होकर अटैक को डॉच कर लेता है। और फिर इसके बाद में उसकी स्वord घूमती है जो कि लियो के सर के ऊपर पड़ने वाली है, लेकिन लियो अपनी शवल की वजह से अटैक को ब्लॉक करता है और सोचने लगता है, देखा मैंने कहा था ना ये शवल मेरे बहुत काम आ सकती है। इस शवल का आगे का हिस्सा बहुत चौड़ा है जिसे मैं आसानी से एक शील्ड की तरह यूज कर सकता हूँ। और इसके अलावा इस शवल को मैंने पूरी तरीके से अपनी हिसाब से कस्टमाइज करवाया है। इसी वजह से आगे के हिस्से के अंदर मैंने बहुत ज्यादा धार डलवाई है। अगर ये एक बार भी नॉर्मल को टच भी हो गया तो उसकी बॉडी के ऊपर एक काफी बड़ा कट लग जाएगा, क्योंकि इसकी मदद से मैं बड़ी आसानी से पेड़ों तक को काट सकता हूँ। इस सबसे बढ़कर इस शवल की एक और खासियत है, जिसके लियो उस शवल के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उस शवल की मदद से इधर उधर कूदने लगता है। वो इस शवल को एक पोगो स्टिक की तरह यूज कर रहा है। इस तरीके से उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी है और नॉर्मन ये देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। लियो हंसते बोलने लगता है, क्यों तुम्हें मेरे इस तरह के अटैक की बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। ये असल में कोई नॉर्मल शवल नहीं है, ये एक जादू है और इसका जादू तुम देखते रह जाओगे। ये कहते लियो यहाँ पर नॉर्मन के माइंड के अंदर और ज्यादा डर घुसाने की कोशिश करता है और इसके अंदर वो कामयाब भी हो रहा है। नॉर्मन और ज्यादा डरने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ जेवियर सोच रहा है कि मैंने इसे क्या सिखाया था और यहाँ पर इस फाइट के अंदर ये किस तरह के मूव्स का यूज कर रहा है। तभी नॉर्मन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो आगे बढ़कर लियो के ऊपर स्वord से अटैक करता है, जिसे देखने के साथ में लियो तुरंत ही अपने शवल के नीचे उतर जाता है और कूदना बंद कर देता है। पीछे तरफ बढ़ते हुए सोचने लगता है, मैंने यहाँ पर इस फाइट के अंदर नॉर्मन को हराने के लिए काफी सारी तैयारी की है। सबसे पहली चीज है मेरी ये शवल, जो कि मैं अच्छी तरह से यूज कर पा रहा हूँ। और इसके अलावा मेरी दूसरी तैयारी है जेवियर की सिखाई हुई ट्रेनिंग। जेवियर ने मुझे एक स्किल सिखाई है जो कि इस फाइट के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ। ये कहने के साथ में लियो उस फाइट के अंदर उस स्किल का यूज कर देता है, जोर से नॉर्मन के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है। इनमें से कोई भी अटैक नॉर्मन के ऊपर हिट नहीं कर पाता, लेकिन नॉर्मन काफी घबरा चुका है। वो धीरे धीरे करके पीछे हटने लगता है। हर एक सेकंड उसकी घबराहट काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और लियो के अटैक और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। ये देखकर नॉर्मन सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की की स्पीड केवल 1 महीने के अंदर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। ये लड़का मेरे ऊपर जितने भी अटैक कर रहा है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है और साथ में स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर यहाँ पर ऐसा चलता रहा तो इस फाइट के अंदर मेरा जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी समय हमें पता चलता है लियो को यहाँ पर एक और स्किल आती है, इसका नाम है शवलिंग और ये इस टाइम पर लेवल 1 पर है। जब लियो अपनी 1 महीने की ट्रेनिंग कर रहा था उसी टाइम पर उसे स्किल मिली थी। इस स्किल की मदद से उसका वेपन शवल और वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। यानी कि अगर लियो किसी भी फाइट के अंदर किसी शवल का यूज करता है तो उसकी फाइटिंग एट्रीब्यूट्स, स्टेमिना, स्पीड सब कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। और इसी चीज का इफेक्ट यहाँ पर इस फाइट में दिखाई दे रहा है।
और लियो को जो शवलिंग स्किल मिली है इस हासिल करने के लिए उसने अपने काफी सारे आरपी पॉइंट्स खर्च किए हैं। जब वो पूरे समय जेवियर के सामने अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे एक और अप्रूवल पॉइंट मिला, और इसके अलावा हर समय उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। बेटे ने चाहे पास में कितनी भी घटिया हरकतें की हो, पेरेंट्स तो नजर रखेंगे। वो किसी भी तरीके से अपने बेटे का ध्यान रखना नहीं छोड़ सकते। और जब ये दोनों अपने बेटे को इस तरह से मेहनत करता हुआ देखते हैं तो इनका अप्रूवल भी अपने बेटे के लिए थोड़ा सा बदल जाता है। +2 और +3 पॉइंट्स यहाँ से भी मिल जाते हैं। और इस तरीके से लियो ने अपने पास में 97 आरपी पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया है, जिसके बाद में उसे एक स्किल विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि तुम अपने पास में एक नई स्किल की पावर को अनलॉक कर सकते हो, जिसका नाम है शवलिंग। इस स्किल को सीखने के लिए तुम्हें केवल 40 आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। इस स्किल विंडो के शो होने के बाद में वही होता है जो कि हमें दिखाई दे रहा है। लियो तुरंत ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके पास में एक शानदार स्किल आ जाती है जो कि वो इस फाइट में यूज कर रहा है। इसी के साथ में ये फ्लैशबैक खत्म होता है, फाइट आगे बढ़ती है। लियो और नॉर्मन एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और अब नॉर्मन इस फाइट से काफी परेशान हो चुका है। वो सोचने लगता है मेरे को इस फाइट के अंदर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कितने लंबे टाइम तक किल का मेरे सामने टिक पाएगा। किसी भी सिविलियन के ऊपर मैं आमतौर पर इस तरह की स्किल का यूज नहीं करता हूँ, लेकिन इस लड़के ने अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। मुझे अपनी ताकतों स्किल का इसके ऊपर यूज करना ही होगा। ये सोचकर नॉर्मन भी पावर्स का यूज करना शुरू करता है। उसकी बॉडी चमकने लगती है, उसकी पूरी बॉडी की एनर्जी दिखाई देती है कि देखो जेवियर कहता है फाइनली इस फाइट के अंदर ये अपने इस मूव का यूज कर रहा है। इसके बाद में नॉर्मन की पूरी बॉडी के अंदर ये जितनी भी एनर्जी होती है ये सारी उसके हार्ट के अंदर इकट्ठा होने लगती है। लियो कहता है अच्छा तो ये है वो स्किल जिसे सब लोग डरते हैं, इसका नाम है समनिंग। मैंने सुना है नॉर्मन समनिंग स्किल का यूज करके अपने पास में माना हार्ट को समन कर सकता है। लियो के इतना सोचने के साथ में नॉर्मन की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में वो लियो से बोलता है अभी तो ये फाइट शुरू हुई है, मैंने इस स्किल को एक्टिवेट कर लिया है, यानी कि अब मैं इस फाइट को कंप्लीट करूंगा। ये सुनकर लियो अब थोड़ा सा घबराने लगता है, उसके चेहरे के ऊपर भी हल्की सी शिकन दिखाई देती है। तभी नॉर्मन लियो की तरफ बढ़ता है, उसकी स्पीड कब ज्यादा फास्ट हो चुकी है। जेवियर इस फाइट को दूर से देख रहा होता है और सोचने लगता है ये फाइट कब से खतरनाक हो गई है। नॉर्मन ने इस फाइट के अंदर माना हार्ट की पावर को यूज कर दिया है। इस स्किल को सीखने में काफी लंबा टाइम लगता है। नॉर्मन इस स्किल को सीखने में 5 साल लगाए हैं। इसी वजह से ये स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर लियो को इस अटैक को रोकना है तो उसे भी लगभग इतनी लंबी ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन उसने केवल 1 महीने ट्रेनिंग की है। उसके पास में इस अटैक को रोकने का कोई भी तरीका नहीं है, और अगर लियो इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है तो उसे मरने से कोई बचा नहीं सकता। इसी समय लियो के ऊपर नॉर्मन का अटैक हो जाता है। वो सीधे उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करता है, जिसके जवाब में लियो जल्दी से अपने शवल को ऊपर की तरफ कर देता है। नॉर्मन कहता है क्या तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, ये शवल मेरे अटैक को नहीं रोक सकती, तुम्हारे इस वेपन के मैं कैसे टुकड़े कर दूंगा। और अब ये सुनने के साथ में ही लियो के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान जाते हैं। उनके मुंह से एक झटके बहुत तेज चीख निकलती है। इसी समय कुछ जीप होता है। नॉर्मन काफी चौंक जाता है, उसे दिखाई देता है लियो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया है। नॉर्मन का सबसे ताकतवर अटैक लियो के शवल के ऊपर टकराकर वहीं के वहीं रुक चुका है। ये देखकर नॉर्मन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह नामुमकिन है, तुम्हारे पास में इतनी पावर हो ही नहीं सकती कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाओ, तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ आ कैसे रही है। लियो हंसते हुए बोलता है ये वो चौथा तरीका है जो कि तुम्हें हराने के लिए मैंने अच्छे से तैयार किया था। पिछले 1 महीने मैंने ट्रेनिंग से ज्यादा अपनी प्रिपरेशन की है। मेरे पास में एक और ताकतवर स्किल है जिसका नाम है माना कॉन्जूरिंग, और ये वो स्किल है जो कि जेवियर भी काफी अच्छी तरह जानता है। इस स्किल की बदौलत जेवियर अब तक इतना ताकतवर रहा है, कोई भी उसे फाइट में नहीं आ सकता, क्योंकि जिस भी किसी स्वॉर्डमैन को ये स्किल आती है वो बड़ी आसानी से अपने अपोनेंट की माना पावर को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। यहाँ पर सेम ऐसा ही तुम्हारे साथ में हुआ है। तुम्हारी बॉडी की सारी एनर्जी तुम्हारी स्वॉर्ड के अंदर है, और तुम्हारी स्वॉर्ड के अंदर से मैंने अपने शवल का यूज करके वो सारी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर ले ली, और फिर उसी एनर्जी का यूज करके तुम्हारे इस ट्रैक को ब्लॉक कर लिया। ये सुनने के साथ में नॉर्मन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लियो के पास से डाल लेता है और फिर से कहने लगता है तुम तो एक चोर हो, तुमने मेरी मान पावर को चुराया है। लियो कहता है बकवास बंद करो और इसे खाओ। ये कहते वो अपनी स्वॉर्ड को जोर से घुमाता है, जो कि सीधे जाकर नॉर्मन के मुंह पे पड़ती है और एक थप्पड़ पड़ता है। इस थप्पड़ की गूंज पूरे एरिया के तक गूंज जाती है। कुछ सेकंड तक सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। एक दांत किसके मुंह से बाहर निकले जमीन पे गिरता है। लियो के इस एक अटैक के साथ में नॉर्मन की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी है। वो गिरते हुए इस दांत को देखता है और फिर कहने लगता है क्या ये मेरा दांत है। इसी समय लियो दोबारा से अपनी शवल को घुमाता है। इस बार शवल के पीछे का हिस्सा नॉर्मन के मुंह पे टकराता है, जिसके साथ में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी बॉडी के अंदर माना एनर्जी पहले कब से कम हो चुकी है, इसलिए वो किसी भी तरीके से खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। एकदम आखिरी के अंदर जब वो एकदम जमीन पे गिरने वाला होता है तभी लियो का आखिरी अटैक आता है। वो पूरी बेदर्दी से उसके पास में आकर अच्छे से एम करके नॉर्मन के सर के पीछे की साइड में अपने शवल से अटैक कर देता है, जिसके साथ में नॉर्मन के हाथ में से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से जमीन पे गिर जाता है। उसके जमीन पे गिरने के साथ में एक बहुत जोर से धड़ाम की आवाज आती है, जिसके बाद में कुछ सेकंड तक वापस सब कुछ सन्नाटा में छा जाता है। सबके सब बिना पल के झपकाए केवल इस फाइट को देख रहे होता है और सबके सब बुरी तरह चौंके हुए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लियो इस फाइट के अंदर जीत जाएगा। लियो का फादर आर्कस विजय सोचने लगता है ये कैसे हो गया। इसी समय सन्नाटे में से एक आवाज आती है। कोई कहने लगता है ये देखो मास्टर लोएंड इस फाइट के अंदर जीत चुके हैं, हमारे नए विनर है मास्टर लोएंड फ्रंटेरा, जिन्होंने नॉर्मन को इस फाइट में हरा दिया है। तभी एक दूसरे बंदे को भी होश आता है। वो कहने लगता है लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का नॉर्मन को फाइट में कैसे हरा सकता है। इसी समय आर्कस की आवाज आती है मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ ये फाइट खत्म हो चुकी है
और इस फाइट के अंदर लियो की जीत हुई। लोएंड फ्रंटेरा ही इस फाइट का विनर है। नॉर्मन जिन्हें पड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस फाइट के अंदर मैं कैसे हार गया, मैं एक स्वॉर्डमैन एक्सपर्ट हूँ और ये लड़का ये तो कुछ भी नहीं है, इसके हाथ में एक शवल थी, इसने एक शवल से मुझे फाइट में हरा दिया, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है। तभी लियो नॉर्मन के पास में आता है और उसे कहने लगता है कि तुमने देखा इस फाइट के अंदर मैं जीत चुका हूँ और तुम हार गए हो, ये डुअल खत्म हुआ, लेकिन अभी भी एक काम है जो कि बाकी है, जो कि मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। ये कहते लियो दोबारा से अपने शवल को अटैक करने के लिए रेडी कर देता है। नॉर्मन अभी भी जोने पड़ा हुआ है, वो अपनी खुली आंखों से खुद को ये सब चीजें पढ़ते हुए देख रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस हालत में नहीं है कि खुद की बॉडी को मूव भी कर सके। वो अपनी मदद के लिए बाकी लोगों पर डिपेंडेंट है, वो कुछ जवाब भी नहीं दे पाता। लियो का फादर ये सब कुछ देख रहा होता है, वो जोर चला कहता है लियो वहीं पर रुक जाओ, ये फाइट खत्म हो चुकी है, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सुनकर लियो कहाँ रुकने वाला था, वो जोर से नॉर्मन के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है और इस टाइम पर लियो के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम अलग होता है। वो एक राक्षस की तरह नॉर्मन के ऊपर अटैक करता जाता है पूरी बेदर्दी से। जमीन में पड़े हुए नॉर्मन को किसी से समझ में नहीं आता वो कैसे खुद को बचाए, वो बस अपने हाथों से अपने सिर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लियो के जितने भी अटैक है वो सारे नॉर्मन की पीठ के ऊपर आके पड़ते हैं और वही दूसरी तरफ लियो का फादर आर्कस अभी भी केवल चिल्लाया जा रहा होता है कि रुक जाओ। इस तरीके से कुछ देर तक नॉर्मन को पड़ते देखने के बाद में कुछ सोल्जर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लियो को पकड़ते हैं और उसे आगे पीटने से रोकते हैं। ये देखकर जेवियर के साथ में जो सेकंड सीनियर लाइट होता है वो कहने लगता है ये लड़का पागल है, इसका अपने आप के ऊपर बिल्कुल काबू नहीं है। जेवियर सोचने लगता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ये पूरे काबू में लग रहा है। ये सोचते हुए ये दोबारा से लियो की तरफ दिखता है। लियो इन सोल्जर से बोलता है मैं अब पूरे काबू में हूँ, मुझे छोड़ सकते हो। ये सुनकर सोल्जर उसे छोड़ देता है। लियो पहले कुछ सेकंड तो वहाँ पे एकदम नॉर्मली खड़ा हो जाता है और फिर एकदम से वापस से नॉर्मन पर अटैक कर देता है। इस तरीके से नॉर्मन के ऊपर और भी 3-4 अटैक हो जाते हैं। सोल्जर दोबारा से लियो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लियो को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। लियो नॉर्मन के ऊपर अटैक करता जाता है। ये देखकर जेवियर सोचने लगता है ये लड़का काफी सही तरीके से इस पर अटैक कर रहा है, भले ही यहाँ पर इसको देख के लग रहा है ये पागल हो चुका है और पहुंचते गुस्से में, लेकिन मैं इसके हर एक अटैक को नोटिस कर रहा हूँ। इसका कोई भी अटैक दोबारा से उस जगह पर नहीं हो रहा जहाँ पिछली बार अटैक किया था। ये एक करके इसे नॉर्मन के बॉडी के हर एक पार्ट के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि हर एक पार्ट में इम्पैक्ट हो। और इसके अलावा जब मैं लियो के चेहरे को थोड़ा डी से देख रहा हूँ तो इसे कैसा लग रहा है ये पूरी तरह शांत है, ये केवल इस नॉर्मन को मारना चाहता है इसलिए मार रहा है, न कि इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में है। और इसके अलावा लियो की आंखों की चमक को देखकर ऐसा लग रहा है उसे काफी कुछ ऐसा कुछ पता है जो कि हम नहीं जानते। यहाँ से अब हम 15 दिन पहले का सीन देखते हैं। ये वो टाइम है जब लियो को जेवियर अच्छे से ट्रेन कर रहा है। लियो को इस टाइम पर ट्रेनिंग करते हुए 13-14 दिन हो चुका है। वो जेवियर से बोलता है मुझे तुमसे अभी एक शानदार स्किल सीखनी है जिसका नाम अशरान है, मुझे पता है तुम्हें ये स्किल आती है तो अब की बार मुझे वो सिखा दो। ये सुनकर जेवियर काफी चौंक जाता है और ये चीज लियो को भी अच्छे से समझ देती है। वो उसे कहने लगता है तुम्हें ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं स्किल के बारे में काफी कुछ जानता हूँ, मुझे पता है इस स्किल की मदद से हम किसी की बॉडी के माना को उसकी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं और उसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे ये पता है इस स्किल का अगर ढंग से यूज किया जाए तो अपने आसपास के एरिया के अंदर जो सराउंडिंग है उसके अंदर से भी हम माना को अपनी बॉडी की तरफ अब्सॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि माना एनर्जी तो हर जगह पर होती है। ये सुनकर जेवियर सोचने लगता है लेकिन ये चीज पूरी तरह नामुमकिन है, मास्टर लियो को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए था। ये स्किल तो मैंने हाल ही में अभी सीखना शुरू किया है और ये तो अभी तक पूरी तरह से मुझे भी नहीं आती, तो इसके बारे में ये कैसे जानते हैं। इसके बाद में वो इस बारे में लियो से पूछता है कि मास्टर लियो आप इस बारे में कैसे जानते हैं। ये सुनकर अब लियो को दोबारा से झूठ बोलना पड़ता है। वो जल्दी से एक अच्छा बहाना बनाता है और फिर कहने लगता है जब तुम रात को सो रहे थे उस टाइम पर तुम नींद में इस स्किल को बड़बड़ा रहे थे, मैंने 3-4 दिन में लगातार तुम्हें देख देख के इस स्किल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। लियो ये कहते हुए बहुत ज्यादा न्यूट्रल सा फेस बनाता है और उसे देखकर साफ तो चल रहा है कि यहाँ पे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी जेवियर यहाँ पर ज्यादा तहकीकात करने की कोशिश नहीं करता। वो लियो से कहता है अच्छी बात है कि तुम्हें इस स्किल के बारे में पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें स्किल सिखाई नहीं जा सकती क्योंकि तभी एकदम से लियो बीच में बोलता है हाँ मुझे पता है ये स्किल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तुम इसे कंप्लीट करने के बहुत करीब हो, तो फिर कैसा रहेगा इस स्किल को कंप्लीट करने में मैं तुम्हें मदद करूँ, इसके बदले में तुम मुझे स्किल सिखा देना। जेवियर कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरी स्किल सीखने में मदद कर देते हो तो ये स्किल तुम्हें सिखा दी जाएगी। ये कहते जेवियर थोड़ा कंफ्यूज भी होता है। वो सोचने लगता है इस स्किल को अभी तो मैंने सीखना शुरू किया है, इन्हें स्किल के बारे में कुछ खास पता नहीं है, इसके बावजूद भी ये किस तरीके से मेरी मदद कर सकते हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि कब्जे तो कॉन्फिडेंट है। इसके बाद में लियो अपनी तलवार जो कि उसे जेवियर ने दी है उस जिन पर रखता है और फिर कहने लगता है अब मेरी बात को अच्छे ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पर ये मेरा एक हाथ है जो कि तुम्हारा माना हार्ट है और वही जो ये दूसरा हार्ट है ये वो एनर्जी है जो कि तुम अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो। इस टाइम पर ये किसी और की बॉडी के अंदर है जो कि अब तुम्हारे अंदर आने वाली है। अभी फिलहाल तुम क्या कर रहे हो, जैसे तुम इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हो इसे तुरंत ही माना हार्ट के साथ में कंबाइन करने की कोशिश करते हो, जिसको दिखाई देता है तुम्हारा माना हार्ट इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने से मना कर देता है, वो इसे वापस से बाउंस बैक कर देता है जिससे तुम्हें एनर्जी मिलती नहीं है, ये सारी वेस्ट हो जाती है और यही इस स्किल की प्रॉब्लम है। और वहीं अगर तुम स्किल को थोड़ा अलग तरह से देखो, तुम इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करो लेकिन इसे माना हार्ट के साथ में कंबाइन मत करो, उसके लिए तुम अलग से एक सेपरेट जगह बना लो। इस तरीके से तुम्हारे पास में 2 माना सोर्सेस होंगे, एक माना हार्ट और दूसरी वो सेकंड एनर्जी जो कि तुम्हें किसी और की बॉडी से मिली है।
फिर उसके बाद में तुम धीरे धीरे करके उस एनर्जी को माना हार्ट के साथ में ऑब्जॉर्व कर सकते हो। और वहीं अगर तुम्हें उस एनर्जी का इंस्टेंटली यूज करना हो तो तुम डायरेक्टली उसी दूसरी एनर्जी का यूज कर सकते हो। इस तरीके से तुम्हें उस माना एनर्जी को माना हार्ट के साथ में कंबाइन नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारी काफी सारी प्रोसेस बच जाएगी। ये सब कुछ एकदम इस तरीके से होगा जैसे कि तुम्हारे माना हार्ट को कोई दूसरी एनर्जी चारों तरफ से रोटेट कर रही हो। जेवियर को लियो का यह आइडिया काफी पसंद आता है। वो कहने लगता है, हाँ आपने ठीक कहा, ये तरीका पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्किल के अंदर क्या प्रॉब्लम थी। ये चीज आपको एग्जैक्टली कैसे पता है? ये सुनकर लियो दोबारा से वही पुराना वाला फेस बनाता है। देख के पता चल रहा है वो दोबारा झूठ बोलने वाला है और फिर झूठ बोल भी देता है। वो कहता है, तुम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब तुमने मुझे बताया था उसके बाद में बच्चे की कहानी मैंने खुद ही बना ली, मैंने केवल तुक्का मारा है। ये सुनकर जेवियर सोचने लगता है, अभी फिलहाल में इनसे कुछ भी सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है, कि कुछ ना कुछ झूठ बोलते ही जाएंगे जो कि कभी खत्म नहीं होगा। मुझे फिलहाल अपनी टेक्निक का यूज करना चाहिए। उस तरीके से मैं इस टेक्निक को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जैसे इन्होंने मुझे बताई है। मुझे लगता है ऐसे मुझे कामयाबी मिल जाएगी। इसके बाद में जेवियर जैसे पहले ट्राई करता है, उसके तुरंत बाद ही उसे कामयाबी मिल जाती है। उसने माना हार्ट के अंदर माना एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है। उसके इस स्किल को पहली बार यूज करने के साथ में 3 माना स्ट्रिंग उसके माना हार्ट के आसपास में घूमने लगती है। और इसके अलावा जेवियर को कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अगर कुछ टाइम और वैसे कोशिश करता रहेगा तो उसके बाद में वो बड़ी सनी से 5 माना स्ट्रिंग को अपने माना हार्ट के आसपास में घुमा सकता है। और फिर जेवियर के इतना सोचने के साथ में लियो को एक स्क्रीन शो हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जेवियर अप्रूवल रेटिंग 5 पॉइंट से बढ़ चुकी है। यहाँ से हम इस फ्लैशबैक के अंदर कुछ मिनटों बाद सीन देखते हैं। जेवियर ने लियो को सब कुछ बता दिया है और लियो को अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जेवियर ने लियो को कहा है कि वो एग्जैक्ट सेम स्किल जो कि उसने अभी सीखी है वो नहीं सिखा सकता। वो लियो को इस स्किल का एक लाइटर वर्जन सिखाएगा जिसमें वो एयर से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में आई हुई किसी बॉडी के अंदर से माना एनर्जी को निकाल सकता है। ये चीज लियो को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा कम होती है। एयर की मदद से माना एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है बजाय किसी की बॉडी के अंदर से माना एनर्जी को निकालना। लेकिन फिर भी क्योंकि लियो के पास में यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, इसलिए वो जेवियर की बात को मान लेता है और फिर इस स्किल को सीखने लगता है। यहाँ से ये फ्लैशबैक खत्म होता है। जेवियर लियो को देख के सोच रहा है, मास्टर लियो ने मेरी बनाई हुई इस स्किल को काफी अच्छे से सीखा और काफी अच्छे तरीके से इस फाइट के अंदर उसका यूज किया। उसकी मदद से वो नॉर्मन को इस फाइट में हरा पाए। अगर इनके पास में ये एक स्किल नहीं होती तो इस फाइट का रुख एकदम ही अलग होता। इसके बाद हम देखते हैं ये सोल्जर अभी भी लियो को रोकने में लगे हुए हैं और लेकिन लियो को रोक नहीं पा रहे। लियो लगातार नॉर्मन के ऊपर ही अटैक करता जा रहा है। शायद से अब ये नॉर्मन को मारने के बाद ही रुकेगा। इसी समय एकदम से आर्कस भी अपना आपा खो देता है और जोर से कहता है, लियो ये क्या हरकत है? मैं तुम्हें कितनी देर से कह रहा हूँ वहीं पर रुक जाओ, क्या तुम मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अगर तुमने एक बार भी नॉर्मन के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश की तो तुम्हें एक बड़ी सजा मिलेगी। ये फाइट खत्म हो चुकी है। नॉर्मन सर हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, तुम उनके ऊपर इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते हो। ये सुनकर लियो वहीं भी रुक जाता है। वो बस इंतजार ही कर रहा था कि कब आर्कस उससे ही बात कहे और आर्कस के इतना कहने के साथ में लियो अपना जॉब शुरू करता है। वो कहता है, आपको यहाँ पर इस बंदे नॉर्मन के ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा है ना, तो फिर मेरा एक काम कीजिए, वहाँ पर उस टेबल के नीचे उठा के देखिए। उस टेबल के नीचे आप कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसे देखकर नॉर्मन के ऊपर आपको जितना भरोसा है वो सारा पूरी तरह साफ हो जाएगा। जी सुनकर आर्कस बिल्कुल ऐसे करता है। वो जल्दी से टेबल के ऊपर रखे हुए इस कपड़े को उठाता है। वो नीचे की साइड में काफी सारे लेटर्स होता है। आर्कस तुरंत ही एक लेटर खोलता है। ये सारे लेटर एग्रीमेंट्स है रेस्पेक्टेड नॉर्मन सर और टोडर्स के बीच में। यहाँ पर जिन नॉर्मन सर की आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, इन्होंने हमारे फ्रंटियर फैमिली के साथ में धोखा किया है, हमारे राजों को दूसरी फैमिली के साथ में खोला है और इसके अलावा और भी कई तरीकों से हमारी फैमिली का काफी ज्यादा नुकसान कराया है। लियो जब ये सब कुछ कह रहा होता है वही करके नॉर्मन का पूरी तरह पर्दाफाश करता है। इस टाइम पर आर्कस के हाथ पूरी तरह कांपने लगता है। उसे एकदम धोखे वाला अनुभव होता है क्योंकि जिस बंदे के ऊपर उसने इतना भरोसा कर रखा था, जिसे अपना सबसे ज्यादा सीनियर नाइट बना रखा था, वो अब तक इतनी बुरी तरीके से उसे धोखा देता आ रहा था। ये बात आर्कस को बहुत ज्यादा चौंका देती है। तभी नॉर्मन बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इन सभी को तो मैंने काफी अच्छे से छुपा दिया था। ये सुनने के साथ में लियो के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वो सोचने लगता है आगे फ्यूचर में जाकर जेवियर को ये सारे लेटर्स मिल नहीं थे, इसी वजह से इन लेटर्स को किस जगह छुपाया गया था इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता है। जब से ये फाइट शुरू हुई थी तब से मैंने पोटम को इस काम में लगा दिया था। वही करके सारे लेटर्स को इस जगह पर लेके आते जा रही है। लियो जब ये सब कुछ सोचा होता है, इसी देर के अंदर आर्कस वहाँ पे जितने भी लेटर्स होते हैं उन सभी को पढ़ लेता है। अब तो उससे ठीक से खड़ा भी नहीं रह जा रहा, वो वापस से अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। लियो आगे सोचने लगता है, मैंने जब इस नोवेल को पढ़ी थी तो मुझे लगता था ये सोल्जर काफी ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छे तरीके से पूरी सेना कंट्रोल करता है। लेकिन जब मुझे पता चला था कि पूरी सेना के साथ में गद्दारी कर रहा है, पूरी फ्रंटियर फैमिली को धोखा दे रहा है, तब तो मुझे काफी बुरा लगा था। और उस टाइम पर मुझे एहसास हुआ था एक काइंड लीडर से कई ज्यादा अच्छा होता है एक गुड लीडर। दोनों के अंदर बहुत फर्क है। केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा लीडर तुम्हारे साथ में अच्छा बिहेव कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ही हो। इसके पीछे उसका एक और बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद में कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद में लियो आर्कस से बोलने लगता है, मुझे पता है ये डिसीजन आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ इसे हमें क्या सजा देनी चाहिए। आर्कस कहता है, हाँ बिल्कुल बताओ।
आर्कस के इतना करने के साथ में ये चीज क्लियर हो जाती है। अब वो लियो की बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान लेने लगा है। अब तक वो लियो को जितना नकार समझता था एकदम से इमेज थोड़ी बदल गई है। लियो कहता है मुझे ऐसा लगता है हमें केवल एक चूहे को नॉर्मन के सर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर वो चूहा नॉर्मन के सर के ऊपर आ गया और उसके बावजूद भी नॉर्मन जिंदा बच जाता है तो हम इसे अपनी सेना के अंदर रख लेंगे, लेकिन इसका डिमोट कर दिया जाएगा। ये केवल एक नॉर्मल सा सोल्जर बन जाएगा, जिसके बाद में इसको दोबारा से मौका होगा अपने पद को ऊपर करने का। और वहीं अगर इस चूहे के नॉर्मन के सर पे होने के कारण नॉर्मन के ऊपर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो इसकी जिम्मेदारी नॉर्मन की खुद की होगी। लियो की सजा देने का ये तरीका किसी को समझ में नहीं आता। आसपास में खड़े हुए लोग कहने लगते हैं ये किस तरह की सजा है, एक चूहा भला नॉर्मन के सर के ऊपर किस तरह का नुकसान कर सकता है। दूसरा बंदा बोलता है शायद से लियो कुछ ज्यादा दयालु हो रहा है, वो डायरेक्टली इसे माफी दिलाना चाहता है, इस वजह से इसे इस तरह की सजा दे रहा है और केवल हमें खुश करने के लिए ये सजाएं बताई जा रही है। तीसरा बंदा बोलता है हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये सब कुछ नाटक ही हो रहा है, भला एक चूहे को किसी के सर की ओर बैठाना ये किस तरह की सजा होती है। सेम ऐसे ही काफी सारे सवाल आर्कस के माइंड में भी होता है, लेकिन क्योंकि उसे अपने बेटे के ऊपर थोड़ा सा भरोसा होने लगा है इसलिए वो लियो को कुछ भी करने से मना नहीं करता, लेकिन आगे से उसे कुछ कहता भी नहीं है। ये देखकर सेकंड सीनियर समझ जाता है कि आर्कस की तरफ से परमिशन मिल चुकी है। वो लियो से कहता है ठीक है लियो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारी इस पनिशमेंट देने के तरीके को हम एक्सेप्ट करते हैं। आर्कस कहता है लियो बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। इसके बाद में लियो आखिरी में नॉर्मन से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ मंजूर है। यहाँ पर नॉर्मन को विफल लग रहा होता है, उसके साथ में दयाल तो दिखाई जा रही है, इसलिए वो भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। लियो को इस तरह सजा देने के लिए वो थैंक यू भी कहता है, लेकिन यहाँ पर केवल लियो को पता है कि उसे किसी भी तरीके से माफी नहीं दी जा रही है। उसके साथ में अब बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि लियो ने फ्यूचर देख रखा है। इस नोवेल के अंदर आगे ये होने वाला था, नॉर्मन की गलती पकड़ में आ जाती, उसके बाद में आर्कस फ्रंटेरा उसे माफ कर देते, लेकिन इससे भी नॉर्मन के स्वभाव के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। वो दोबारा से ही फ्रंटेरा फैमिली के साथ में धोखा देना जारी रखता और तब तो उसकी कंसिस्टेंसी और वजह बढ़ जाती। लियो जब फ्यूचर के बारे में ये सब कुछ सोच रहा होता है, इसी टाइम पर नॉर्मन के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी स्माइल होती है। जैसा कि लियो नॉर्मन के बारे में सोच रहा है, नॉर्मन भी ठीक वैसा सोच रहा है। वो सोचा लगता है ये लोग कितने बेवकूफ है, मुझे माफ कर रहा है, मैं एक सांप की तरह हूँ जो कि हर हाल में इन्हें डस के रहूंगा, भले ये इस टाइम मुझे जिंदा छोड़ दे, लेकिन बाद में जरूर इन्हें इस चीज का पछतावा होगा जब मैं इन्हें दोबारा से मुड़ के काटूंगा। इसी समय नॉर्मन को देता है लियो के चेहरे के ऊपर भी एक हल्की स्माइल है। लियो कहता है तुम किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, यहाँ पर जो तुम मुंह छुपा के हल्का सा हंसने की कोशिश कर रहे हो ये हंसी मुझे दिखाई दे गई है, अब तुम देखो तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। ये सुनकर नॉर्मन डर जाता है, वो कहने लगता है क्या कह रहे हो तुम क्या करने वाले हो। इसके जवाब में लियो कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरी बातों को क्या मतलब है। ये कहते वो अपने पास से इस रेड रंग की इस बीज को बाहर निकालता है और उसे पुलोंग खिला देता है। ये चूहा यहाँ पर इस बीज को खा ही रहा होता है, इसी टाइम पर लियो तुरंत ही इसे पकड़कर इसे जोर से हवा में उछाल देता है और फिर नॉर्मन की तरफ दिखता है तुम एक ऐसे कीड़े हो जिसे देखते ही कुचल देना चाहिए, तुम्हें किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। लियो के इतना करने के साथ में हवा में ये चूहा उस बीज को खा जाता है, जिसके तुरंत बाद इसके इफेक्ट दिखाई देता है। चूहे का साइज एकदम से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नीचे सभी लोग इस चीज को देख रहे होते हैं, उन्हें इस चीज की होने की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों के सामने एक छोटा सा चूहा बहुत ज्यादा विशालकाय होता हुआ दिखाई देता है। ये सारी जनता जो कि अब तक सोच रही थी कि नॉर्मन को यहाँ पर माफ किया जा रहा है, उन्हें एक ही सेकंड के अंदर एहसास होता है कि नॉर्मन को माफ नहीं किया जा रहा, बल्कि उसे फ्रंटेरा फैमिली की अब तक की सबसे खतरनाक सजा दी जाने वाली है। इसी समय वो चूहा तेजी से जब एक तो बढ़ रहा होता है, लियो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। नॉर्मन अभी ऊपर की तरफ दिख रहा है, उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, लेकिन वो चिल्ला सकता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन इस तरह चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, नॉर्मन के ऊपर ये बॉडी स्लैम तो पड़ के ही रहेगा। एक बहुत बड़े मीटियोर की तरह ये चूहा चोट से सीधे उसके ऊपर गिरता है, वहां की सारी जमीन कांप जाती है और यहाँ पर पूरी तरह साफ है, नॉर्मन की पूरी तरह चटनी बन चुकी है, अब तो जिंदा बचने का कोई भी चांस नहीं है। इसके बाद में लियो हंसते हुए बोलने लगता है यही मेरा न्याय करने का तरीका है, इस तरीके से सभी गद्दारों को एक सीख मिलेगी कि उन सभी को सुधर जाना चाहिए और सभी ईमानदारों को एक आश्वासन कि वो एक सेफ जगह पर है। और अब इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।